सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है, जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में एक न्यायपालिका के द्वारा आरक्षण के संदर्भ में, एससी एसटी आरक्षण के संदर्भ में एक बड़ा फैसला दिया गया है और इस फैसले ने भारतीय राजनीति में, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति की राजनीति में बड़े उबाल ला दिए। ठीक, धीरे धीरे इस फैसले के विरुद्ध माहौल बन रहा है और धीरे धीरे लोग इस पे प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो गैर राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने तो बड़े खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। अगर आप राजनीतिक दलों को देखें तो वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आप जानते हैं, बीजेपी और उसका गोदी मीडिया बस इस इंतजार में है कि कोई भी राजनीतिक दल खुलकर इसका विरोध करे और वो उसे आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी होने का ठप्पा लगा दे। तो बहुसंख्यक राजनीतिक दल अभी थोड़े चालाकी से काम ले रहे हैं और वो उसका विरोध नहीं कर रहे। इनफैक्ट दक्षिण भारत की राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया हुआ है और बाकी के दल भी दबी जबान में ही सही स्वागत कर रहे हैं और अभी वो आरक्षण विरोधी या दलित विरोधी खुद को नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया तुरंत इसे पकड़ेगा और आपको दलित और आरक्षण विरोधी स्टैम्प कर देगा। ठीक, कांग्रेस और बीजेपी, भारत के दो बड़े दल, इन्होंने मौन धारण कर लिया है इस मुद्दे पर। ये अपनी मुंह नहीं खोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अगर हम देखें तो बड़े नेता कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे हैं। प्रवक्ता जरूर चैनलों पर इसके समर्थन में है, लेकिन बड़े नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला है। ठीक, ये अभी तक की स्थिति है और इंतजार किया जा रहा है इस फैसले के क्रियान्वयन के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होंगी भारतीय राजनीति में, जो भूचाल आने वाला है, उसका इंतजार किया जा रहा है। ठीक, बीजेपी के लिए ये फैसला कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदायक होगा, ये बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि आने वाले राज्यों के चुनाव के पहले राजनीतिक विमर्श जातिवाद पे चला गया है। सांप्रदायिकता पीछे चली गई है, मुद्दा जातियों का हो गया। अब परेशानी यह है कि वो हिंदू मुस्लिम कार्ड कहाँ लगाओगे? यहां तो जातियां आपस में लड़ने की स्थिति में आ गई। तो ये बीजेपी की राजनीति के लिए एक बड़ी समस्या की बात हो गई। पहले भी वो सांप्रदायिक कार्ड तो पराभाव पे था ही। अभी अभी लब जिहाद वगैरह कुछ करके मामला गरमाने की कोशिश की जा रही थी, इतने में ये नया कांड हो गया। राजनीतिक विमर्श फिर से जातियों पे पहुंच गया, आरक्षण पे पहुंच गया, जो बीजेपी की कमजोर दुखती रग है। ठीक है, तो ये सूरत हाल हैं, ये स्थितियां हैं जो अभी चल रही हैं। मामले धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। इस फैसले के एक एक पक्ष को चर्चाओं में लाया जा रहा है और उजागर करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे के और इसके आगे के मंतव्य क्या हैं, उन्हें लोगों को सामने लाने की तमाम बहुजन क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट अपने अपने लेवल से प्रयास कर रहे हैं। ठीक, मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई, ये जो समय की स्थिति है, हम आरक्षण पे अभी और स्ट्रीम करेंगे, ये मैं पहले बता देता हूं। इस फैसले का एक एक बिंदु का डिसेक्शन किया जाएगा, एक एक मुद्दे को बड़ी गहराई से लोगों के सामने रखा जाएगा, ताकि आप ये समझें कि अगर हमारे में से कोई बहुजन ये सोच रहा है कि वो 7 में से 6 सवर्ण ब्राह्मणवादी जज वो बहुजनों के हितकारी हैं, तो उसके दिमाग थोड़े खुल जाए। ठीक है, ब्राह्मणवादी लोग बहुजन हितकारी हो गए, ये जो गलतफहमी है इसे दूर करने की जरूरत है, विशेषकर हमारे बहुजन लोगों की। हमें बाकियों की चिंता नहीं है, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। ठीक, तो मेरी तरफ से इस पे मैं बहुत गहन एक एक बिंदु पे विश्लेषण करूंगा। न्यायपालिका के दोहरे चरित्र, जो आरक्षण को लेकर उन्होंने दोहरे मानदंड पिछले 10 सालों में अपना लिए हैं, ड्यूअल पैरामीटर्स, उस पर हम बात करेंगे। ठीक, उसमें बात करेंगे, हम बात करेंगे कैसे बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जो न्यायिक निर्णय हैं उनका पराभव हो गया है। देयर इज अ सीवियर डिफ्लेशन इन जुडिशियल डिसीजंस, इस पे बात करेंगे। विशेषकर बहुजनों से संबंधित मुद्दों पर बड़े घटिया किस्म के निर्णय, दोहरे चरित्र के निर्णय यहाँ पे आ रहे हैं। हम इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस कठिन समय में पर्याप्त समर्थन देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि बड़ा ही गंभीर मामला है। मुद्दा सिर्फ आरक्षण का नहीं है, मुद्दा इससे बड़ा है। बहुजन
राजनीति को खत्म करना, बहुजन पार्टियों को खत्म करना और बहुजन समाज को आपस में लड़वाना। ये मुद्दा इतना बड़ा है भाई। मुद्दा केवल कुछ नौकरियों का नहीं है। ऑब्वियसली बहुजनों को सबको नौकरी तो मिलने वाली भी नहीं है। कुछ हजार, 10,000, 5,000 नौकरियां होती होंगी, तो उतना बड़ा मुद्दा भी नहीं। मुद्दा इससे कई बड़ा है। मुद्दा इतना बड़ा है कि पूरे बहुजन समाज को, SC ST समाज को आपस में लड़वा देने का एक बड़ा गहरा षड्यंत्र यहाँ पे रचा गया है। ठीक, सर फुटवाने की तैयारियां कर दी गई हैं और हमें इस मौके पर, जैसे हम कहते हैं, सॉलिडिटी, एकता का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मुद्दे पर पर्याप्त भागीदारी यहाँ पे निभाएंगे। जितने प्रयास हम कर रहे हैं, आपके लोगों की तरफ से भी उतने ही प्रयास रहेंगे। बहुजन इस समय रील देखकर, मजे मारकर समय नहीं काटेगा। वो बहुजन मुद्दों पे हो रहे वार्तालाप में अपनी पर्याप्त भागीदारी देगा, मैं उसकी उम्मीद करता हूँ। ठीक, मैं ऐसी उम्मीदें करता हूं कि बहुजन समाज अब इतना जागरूक होगा। अम्बेडकराइट विचारधारा अब इतनी जागरूक और अपनी अस्मिता के प्रति इतनी सजग हो गई है कि वो इस कठिन समय में, जब ब्राह्मणवादियों ने अपना सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा है, वो सोशल मीडिया पे, कहीं लाइव स्ट्रीमों में, ठीक है, नास्तिकता आस्तिकता की बहस की जगह, कुछ फर्जी रीलें देखने की जगह यहां पार्टिसिपेशन करेगी जहां उसकी इस समय भागीदारी की आवश्यकता। ठीक है, हमने पिछले कुछ दिनों में, जब से फैसला आया हुआ है, हमारे तमाम सारे चैनलों ने इस मुद्दे पे बात की है। नतीजा ये है कि ट्विटर पे आज ये ट्रेंड कराया गया कि चीफ जस्टिस को हटाओ। तो आप समझिए बात को, हम चाहें तो उस शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, हम इस सरकार को दबाव में ले सकते हैं। सोशल मीडिया ही अब वास्तव में राजनीति का अड्डा है। जमीनों पे कुछ नहीं रह गया, सब कुछ सोशल मीडिया पे रह गया। ठीक, यहीं से फैसले बदले और बनाए जाएंगे। यहीं से तय होगा कि सरकार पे कितना दबाव होगा और कितने ज्यादा समय तक हम दबाव को बनाए रख पाएंगे। ठीक, इस चीज को अच्छे से समझिए। और यहीं से तय होगा कि हम कितने इन लोगों को पीछे धका पाएंगे, जो ब्राह्मणवादी लोग निरंतर षड्यंत्रों को रच रहे हैं। ठीक है, और ये सब डिसाइड करेगा आपके पार्टिसिपेशन से। ठीक, तो अगर आप भागीदारी देंगे तो हमारे प्रयासों को सफलता मिलेगी और हमारी बात सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने में, या ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे इस पे बात करेंगे तो सरकारें इसमें दबाव में आएंगी। और अगर आप सोते रहेंगे अपने बहुजनों के मुद्दे पे, तैयार रहिए, सवर्ण बाहर खड़े होकर देखेंगे कैसे बहुजन एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं। ठीक, इसके लिए तैयार रहिएगा। तो ये समय घर बैठकर आराम करने का नहीं है, मजे मारने का भी नहीं है। हो सकता है आरक्षण के लाभ से अच्छी नौकरी मिल गई हो, आप आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हो, वो सब खत्म हो सकता है, वो सब जा सकता है। इससे भी बढ़कर बहुजन राजनीति समाप्त हो सकती है। तमाम बहुजन पार्टियां आपस में ही सर फुड़ाकर खत्म हो सकती हैं। ठीक, ये आप समझिए। इस इतने क्रूशियल मोमेंट पे आप इतिहास के एक बड़े महत्वपूर्ण जंक्शन पर यहाँ पे खड़े हैं, जहां से ये तय होने वाला है कि भाई ब्राह्मणवाद आगे बढ़ेगा या बहुजन राजनीति समाप्त होगी। ठीक, हम वहां पे खड़े हुए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ है इतिहास का, और इसी महत्व को समझते हुए हम इस पे कई स्ट्रीम करेंगे, एक नहीं करेंगे। हम इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे, गर्म रखेंगे, चर्चाओं में बनाए रखेंगे, कोशिश करेंगे कि इस बड़े विमर्श में हमारा भी एक छोटा सा जो भागीदारी है वो बनी रहे। छोटी छोटी भागीदारियां मिलकर ये बड़े विमर्श को जम देंगी और ये बड़ा विमर्श सरकारों पर दबाव का काम करेगा। एक अभी और भी दिन हमें ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ये ट्रेंड कराना है कि मुद्दा केवल आरक्षण का ही चल रहा है इस देश में, ताकि इन सरकारों के चूल्हे हिल जाएं। ठीक, जितना ये डरे हुए हैं, इनकी हालत वो करनी है कि अपने अंदर घरों से निकलने की इनकी हिम्मतें बंद हो जाएं। अभी इनको डर है, मुंह से बोल नहीं रहे, पर हमें इस डर को वास्तविकता में बदलना है। ठीक, कि इन्होंने जो कांड किया है, आग लगाकर अब दूर खड़े हो गए, और जब बहुजन अपने एक दूसरे के सर फुड़ाने की स्थिति में आ सकते हैं, तो हमें समझना है कि हमें इस समय एकता के प्रदर्शन करने हैं। व्यक्तिगत छोटे मोटे लाभ हानि के लिए ना लड़कर बृहद बहुजन एकता के लिए ध्यान देने की हमें जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इस मुद्दे के साथ मैं आज का इस अपनी स्ट्रीम को आरंभ करूंगा, और इस पूरे फैसले के कुछ बिंदुओं का आज मैं
डिसेक्शन करूंगा। ठीक है, हम इस पूरे फैसले को कई स्ट्रीमों में डाइसेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार में दो दो लाइनें बोल दी, नहीं, हम बड़ा डिटेल में जाकर ये बताएंगे कि कैसे ब्राह्मणवादी लोग न्यायपालिका में बैठ के दोहरे मानदंड अपना रहे हैं। सवर्णों के लिए अलग नियम है, तो बहुजन SC ST OBC के लिए उन्हीं मामलों में अलग नियम चला रहे हैं। पिछले 10 सालों में ये खुलकर हुआ है। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझ लीजिए, ये जम के हुआ है और हमें इस चरित्र को उजागर करने की जरूरत है, विशेषकर हमारे बहुजन साथियों के सामने इसे उजागर करने की जरूरत है। तो ये बड़ा टेस्टिंग समय है। ठीक, तो ये वो समय आ गया। पिछले 3 सालों से ये जो अम्बेडकराइट चैनल है, जिन मुद्दे पे काम कर रहे थे, उन मुद्दों पे अपनी बात और अपनी सॉलिडिटी दिखाने का ये समय आ चुका है। बड़ा निर्णायक है। ठीक, तो मैं उम्मीद करूंगा पार्टिसिपेशन तगड़ा रहेगा, लोग इस महत्व को समझेंगे। अपने व्यक्तिगत छोटे मोटे हित मजे मस्ती को छोड़कर इस समय जहां कहीं भी बहुजन विमर्श हो रहा है, वहां जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, एक ट्वीट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि सारे सवर्ण वहां जाकर ये कहें कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, इससे बहुजनों का भला हो जाएगा। नहीं, बहुजनों के भी ट्वीट होने चाहिए, कमेंट होने चाहिए कि तुम ब्राह्मणवादी लोग बहुजनों के सर फड़वाने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इस समय एक्टिव होने की जरूरत है। ठीक, चलिए, तो हम कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। देखिए, जो आज हम विमर्श करने वाले हैं, इस पूरे बड़े फैसले के कुछ बिंदु उठाएंगे और एक एक करके हम कई स्ट्रीमों में एक एक बिंदु पर ब्राह्मणवाद के नकली चरित्र को उजागर करते चले जाएंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, कुछ बिंदुओं को यहाँ पे लेंगे। सबसे पहला बिंदु ये है कि बहुत सारे हमारे बहुजन साथी हैं जो मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर सही तो हो रहा है, क्या गलत है? अगर कमजोर बहुजनों को उनके हक अधिकार मिलने वाले हैं तो इसमें गलत क्या है? ठीक, मैं उनसे ये कहूंगा कि बड़े भोलो हो। ठीक, सवर्ण इतने अच्छे हो गए कि न्यायपालिका में बैठकर तुम्हारे हितों के बारे में सोच रहे हैं। 5-7 में से 6 जज बहुजन हित सोचते हैं। अरे, इतने हितकारी हैं ये सवर्ण लोग, गजब। तो फिर देश में बहुजनों पे अत्याचार कर कौन रहा था? ठीक, और एक चीज अच्छा समझिए कि आरक्षण के लाभ थे इसलिए सवर्णों ने 70 साल उत्पात मचाया और आर्थिक आधार पे आरक्षण ले लिया। मतलब आरक्षण फायदा होता है, तभी तो सवर्णों को चाहिए था। आरक्षण के उपवर्गीकरण से भी फायदे होते हैं, जैसा कि न्यायपालिका हमसे कह रही है, जैसा कि सवर्ण मीडिया हमसे कह रहा है। तो भैया मुझे ये बताओ, इन सवर्णों ने क्यों नहीं मांगा कि EWS आरक्षण में भी उपवर्गीकरण कर दो? अगर उपवर्गीकरण से आरक्षण बहुत सुधर जाता है, बहुत फायदे होते हैं, तो सबसे पहले ये सवर्ण लोग ये कहते हैं कि भैया हमारा EWS आरक्षण बांट दो। वो तो नहीं कह रहे। बता दो किसी सवर्ण ने कहा हो कि EWS आरक्षण बांटो। अभी तक एक भी डिमांड नहीं आई। तो निश्चित है कि बंटवारे के कोई लाभ नहीं है, नहीं तो सबसे पहले सवर्ण आगे लाइन में खड़े होकर कहते कि बांटो भैया EWS आरक्षण। ये बड़ा निश्चित है, इसके कोई बड़े लाभ नहीं दिखाई देते हमें। तो इस थोड़े खेल को समझिए, इस बात को समझिए कि भैया वो अपना आरक्षण नहीं बंटवाना चाह रहे, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि आप अपना आरक्षण कई टुकड़ों में बांट लो, 5,000 जातियों में बांट लो, 1,000 उपजातियों में बांट लो और बाकी उपजातियों में बांट लो। लेकिन खुद का आरक्षण बांटने को तैयार नहीं है, ना मांग कर रहे हैं, और वहां कोई फायदा नहीं दिखता। भाई इतने ही बड़े फायदे हैं उपवर्गीकरण के, इसके केवल क्लासिफिकेशन के, तो भैया पहले EWS आरक्षण बांट लो। तो आप थोड़ा समझिए कि निश्चित रूप से आरक्षण के फायदे हैं, लेकिन उपवर्गीकरण के फायदे नहीं है। इसलिए EWS आरक्षण की मांग सवर्ण नहीं कर रहे, लेकिन बेवकूफ बहुजनों में से कुछ लोग आरक्षण के बंटवारे की मांग करने कोर्ट पहुंच गए। यहां कुछ मूर्ख हैं, मैं कहूंगा मूर्ख नहीं है, वो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, फर्जी, परफेक्ट स्लीव। बामन मिश्राम जी कहते हैं बीजेपी ने बहुत सारे परफेक्ट स्लीव बनाए, नरेंद्र मोदी हो गए और भी बहुजन नेता हैं, परफेक्ट स्लेव हैं, होते ये हमारी जात से हैं, हमारी पर राष्ट्रपति होंगे, लेकिन ये काम उनका करते हैं। तो आरएसएस की सबसे बड़ी विशेषता परफेक्ट स्लेव तैयार कर, ब्राह्मण सामने से बाहर नहीं करेगा, वो आप में से ही कुछ लोगों को आपके सामने खड़ा कर देगा। गवई को खड़ा कर दिया, पता है ना? ये परफेक्ट स्लेव का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझिए
कि लड़ना हमें अपनों से ही है, हमें अपनों से ही लड़वाया जा रहा है। वो तो आग लगा के दूर खड़े हो गए, अब बस हमारी आपस में सर फुड़वाने की तैयारियां हो गई। और इतनी छोटी सी बात अगर किसी बहुजन को समझ में नहीं आ रही कि ब्राह्मण तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन हम बहुजन, मैं मोरल टीचर बहुजन तुम्हारा विरोधी हूं, मैं आरक्षण के वर्गीकरण का विरोध कर रहा हूं, और वो ब्राह्मण बैठे न्यायपालिका में बैठे वैदिक ब्राह्मण वाले, पेशवाओं के ब्राह्मणों के वंशज, वो तुम्हारे हितैषी हैं, तो मैं समझो बड़े भोले हो यार तुम्हें मतलब इतना भी क्या बोलते हैं समझ नहीं है। और वो तुम्हारे इतने ही हितैषी होते तो फिर तुम पे क्या बोलते हैं अत्याचार कौन कर रहा होता? वो तुम्हारे लिए न्यायपालिका में ही जगह दे देते। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ भाई, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। कब तक सवर्णों के इन जंजालों में, ब्राह्मणवाद के जंजालों में फंसे रहोगे? और उन पे ज्यादा विश्वास है तुम्हें? वो गोदी मीडिया पे विश्वास है जहां सारे ब्राह्मण बैठे हुए, हमारे ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उन पे इनको विश्वास है, वो इनके हितैषी हैं। और वो हितैषी हैं जो न्यायपालिका में किसी भी बहुजन को, 2 दलित जज बनाए हैं अभी तक न्यायपालिका ने। और ये इन्हें भी, अब गवई को भी क्यों लाए थे भी पता चल गया आपको ना, गवई साहब को क्यों लाए थे, ये फैसला सुन लिया ना आपने, पता चल गया लाने का उद्देश्य क्या था। तो हर व्यक्ति को लाने का एक उद्देश्य होता है, पूर्ति हो गई, एक काम निकल गया। आरक्षण की ऐसी तैसी करवानी थी, इसलिए इन्हें लेकर आए थे, अब हो गया, इसीलिए एक को लेकर आ गए थे, क्योंकि उससे सामने नहीं करते तो उदम हो जाता। अगर सारे सवर्ण बैठकर आरक्षण के विरुद्ध फैसला दे देते तो इस देश में आग लग गई होती। एक शूद्र को तो लेकर आना पड़ेगा ना। तो परफेक्ट स्लेव ये कहीं ना कहीं से तलाश लेते हैं। थोड़ी बुद्धि लगाओ यार, अब तो पढ़े लिखे हो ना, अब तो अनपढ़ भी नहीं रहे, अभी भी ब्राह्मणवाद के जंजाल में फंसे हुए, अभी भी उन लोगों से वफा की उम्मीदें कर रहे हो, उन ब्राह्मणवादियों से जिन्होंने हजारों सालों तक तुम्हें कटोरा टंगवाया, पीछे झाड़ू लगवाई। क्या उन्हीं से उनसे उम्मीदें हैं? और अपने लोग आपसे जो बात कह रहे हैं उसमें तुम्हें शक हो रहा है? गजब यार, कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? अभी जातिवाद कौन करता है तुम्हारे ऊपर? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या चमार वाल्मीकि लोगों पर जातिवाद करते हैं? भाई कौन जातिवाद करता है? कौन रोक रहा है इस देश के बहुजनों को आगे बढ़ने से जिन्हें आरक्षण के लाभ नहीं मिले? इसके जवाब आप ढूंढो, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो मानसिकता बना ली कि उत्तर प्रदेश में चमार ने क्या बोलते हैं बैगा का आरक्षण खा लिया, ये कौन बता रहा है आपको? ये न्यायपालिका में बैठे लोग बता रहे हैं कि यार ये फलानी जात का एससी है, इसने तुम्हारा आरक्षण खा लिया। महाराष्ट्र में महारों ने चमारों का आरक्षण खा लिया, ये कौन बता रहा है तुम्हें? ये ब्राह्मण लोग बता रहे हैं और तुम मान रहे हो उन बातों को? सच में वो 50% सीटें सवर्ण खा के बैठे हैं, उसमें भी 10% ईडब्ल्यूएस कोटा ले लिया, और ये जरा सा 20-22% का आरक्षण है, वो भी SC ST दोनों का मिला के, उसमें ये बता रहे हैं कि तुम में से एक जात ने खा लिया, दूसरे ने छोड़ दिया, और आप मानने तैयार हो। यार इतने भोले मत बनो, ठीक? और मेरे ख्याल से किसी को भी इतना बेवकूफ भी नहीं होना चाहिए, ठीक? तो ये उम्मीदें मत करिए, जाग जाइए, सच्चाई पे आइए, धरातल पे आइए। छोटे छोटे लालच जो दिखाए जा रहे हैं वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाले, ठीक? इसे समझिए। तो यहां पे देखिए, हम शुरुआत 2 मुद्दों से करेंगे। सबसे पहला हमारा मुद्दा है, क्या ये आग किसकी लगाई हुई है? ये प्रश्न है कि आरक्षण के उपवर्गीकरण की आग किसकी लगाई है, और आज रोटी कौन सेक रहा है? ये सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि भाई उसे तो ढूंढना पड़ेगा जिसने आग लगाई थी 1970 में, उसकी गलेवान पकड़ के यहां लाना पड़ेगा। तो हम पहले उस आग लगाने वाले को ढूंढेंगे। फिर भाई पंजाब में ये आरक्षण 31 साल तक चलता रहा, उपवर्गीकरण, जिसमें SC समाज के आरक्षण को बांट दिया गया। आधा आरक्षण मजहबी सिखों को और वाल्मीकियों को दिया गया, और आधे में बाकी की SC समाज की जातें थी, ठीक? 31 साल तक चला, 2006 तक चला। अब मैं ये पूछता हूं कि भाई इतने साल तक चला तो वहां क्या लाभ हुआ? फिर ये प्रश्न कि भाई उस आरक्षण में ये जो उपवर्गीकरण किया गया था, हमारा दूसरा प्रश्न है, पहला किसने आग लगाई, दूसरा प्रश्न का जवाब, वो क्या सर फूटे, क्या लड़ाई हुई,
क्या तुम्हें लगता है कि ये आरक्षण बांट दोगे और आपस में बहुजन लड़ेंगे नहीं? चलो अभी बताता हूं मैं तुम। पंजाब में क्या हुआ था जब आरक्षण बटा था, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं, तुम्हारे दिमाग ठिकाने लगाता हूं कि ये बांट देंगे, सर फूटेंगे, तब कहां जाओगे? कौन सा सवर्ण तुम्हें बचाने आएगा? अभी तो बहुजन नेता तुम्हारे लिए पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर तुम उन्हीं बहुजन नेताओं से लड़ जाओगे, मायावती से कहोगे अरे तुम तो जाटा हो, तुम ही लोगों ने आरक्षण खाया है, फिर तुम्हें बचाने कौन आएगा? यही है ना। महाराष्ट्र में जाके प्रकाश अंबेडकर से कहोगे तुम महार हो, और वो कह दोगे तुम लोगों ने आरक्षण ज्यादा खाया है, फिर तुम्हारी बात कौन रखेगा? कौन बचाने आएगा? सर फूटेगा आपस में। ठीक। तो ये आग किसने लगाई? आरक्षण जब 31 साल चला तो क्या हुआ? क्या बहुजनों में सर फुटबल की स्थिति आई? अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। महाराष्ट्र जब पंजाब से शुरू हुआ तो वहां क्या हुआ था। ठीक। तो पहले आपके ये दो मुद्दों को मैं क्लियर करूंगा कि ये आरक्षण आपको ऐसे ही मिलने वाला है और कोई सर फुटाई नहीं होने वाली। तो थोड़ा मैं आपके दिमाग ठिकाने लगाने वाला हूं, थोड़ी सी देर इंतजार करिए, अभी वहीं लेके चलता हूं। ठीक। फिर हम आएंगे इस फैसले की बुनियादी समस्याओं की तरफ, जो हमने आज थंबनेल लगाया हुआ है कि ये जो ब्राह्मणवादियों के जजों के द्वारा दिया गया फैसला है, इस फैसले में बुनियादी समस्या क्या है? कई समस्याएं। और सबसे पहली परेशानी वो आर्टिकल 341 की है। आर्टिकल 341 को इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने खोला, पर परेशानी यह है कि इसी आर्टिकल 341 के संदर्भ में अभी मात्र 14 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बिहार के आरक्षण के संदर्भ में कुछ और बात कह रहा था। तो हम उन दोहरे चरित्रों पे बात करेंगे कि कैसे जब ईडब्ल्यूएस सवर्णों को आरक्षण देना था तब कोई नीति नियम नहीं थे, रिलैक्सेशंस थे, और जैसे ही ओबीसी को आरक्षण देना था तो नियम खड़ा हो जाता है, एससी एसटी को आरक्षण देना होता है तो व्याख्याएं बदल जाती हैं। यही हाल के हाल अभी 10-15 दिन में ये सब काले पीले होते हुए चले जाते हैं। तो हम उस आर्टिकल 341 पर इस न्यायपालिका के दोहरे चरित्र, जो मात्र अभी 10-15 दिन में इसने दिखाए हैं, इस फैसले से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कुछ और फैसला दिया, थोड़ा उस पर आपके प्रकाश डालेंगे। और यहीं ये इसी बेंच के एक जज साहब ने वो फैसले दिए हुए थे, इस पर बात करेंगे। और इससे पहले आरक्षण के संदर्भ में न्यायपालिका के वो दोहरे चरित्र हैं, वो भी आपके सामने उजागर करेंगे। आज की स्ट्रीम में हम इन मुद्दों पे बात करेंगे। इसके बाद की स्ट्रीम में हम वहां पर भी आएंगे कि सच में ये जो बात कह रहे हैं कि एससी समाज, अनुसूचित जनजाति, अपने आप में एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजेनस है, ये एक समरूप समूह नहीं है, ये विषम रूप समूह है। ये बात कितनी जमदार, और इसके आधार पर आरक्षण को बांटने का ये जो बचकाना विचार है वो कितना है। तो उस पर हम डेटा पे जाएंगे। हम क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम एससी जातियों के डेटा पे जाएंगे, फिर हम महाराष्ट्र के भी देखेंगे, पंजाब की भी जातियों को देखेंगे कि ये बात जो कही जा रही है कि कुछ जाति के लोग आरक्षण खा रहे हैं जबकि दूसरों को नहीं मिल रहा है एससी में, ये डेटा से भी मैच करती है या नहीं करती। भाई ये सुनने में तो अच्छी लगती है, अरे आरक्षण का अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओ तो सारे जाटवों ने आरक्षण खा लिया, बाकी के रह गए। तो क्या ये डेटा मैच कर रहा है? ये भी तो परेशानी है। तो हम जाति के गणित गुणभाग देखते हैं, उसके आधार पे चीजों को मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि विषम, जो एक जाति होमोजीनस नहीं है, यानी एससी समाज एक रूप नहीं है, समरूप नहीं है, कई जातियां हैं इसमें, तो ये पूरा सिद्धांत कितने गहराई तक जाता है। अगर इसे मान लिया जाए तो ये अपने आप में फैसला ही विरोधाभासी हो जाता है। तो आगे की स्ट्रीमों में हम कई आधारों पे आपके सामने विश्लेषण लेकर आएंगे, वो विश्लेषण जो आपको वहां कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा। हम एक एक स्ट्रीम ही एक एक बिंदु पर कर देंगे ताकि गहराई से डेटा का मूल्यांकन हो। और वो जो सवर्णों के द्वारा बिगड़ डेटा की बात उछाली जा रही है कि कुछ जातियों ने आरक्षण के ज्यादा लाभ ले लिए, जो आपको सुनने में तो अच्छा लगता है, ग्राउंड लेवल पे क्या वैसा हो रहा है? प्रैक्टिकली होता है क्या? वो भी तो जानने की जरूरत है। कई चीजों की जरूरत है, हमें डेटा को कई लेवल पे जाकर एनालिसिस करने की जरूरत है। हम इन ब्राह्मणवादियों की और सवर्णों की बात क्यों माने? हम तो डेटा की बात मानेंगे ना, जो हमारे सामने आंकड़े निकल कर आएंगे। और आंकड़े अगर किसी चीज को सपोर्ट करेंगे तो हम भी उस चीज को सपोर्ट करेंगे, और आंकड़े किसी चीज के विरुद्ध में
ऑब्वियसली बात है, तो हम ब्राह्मणवादियों के इस क्या बोलते हैं कुचक्र को उजागर यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन आज का थोड़ा बड़ा है, लेकिन परेशानी ये है कि आप लोग मुझे ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं कि भाई मेरा सर घूम जाता है देख के यार। मतलब उन ब्राह्मणों पे भरोसा है यार आपको? वो न्यायपालिका में बैठे, वो कभी पेशवाओं के ब्राह्मण हुआ करते थे, वही आपके पीछे लंगोट क्या बोलते हैं झाड़ू और लोटा वो बांध के कटोरा बांध के घुमाते थे। उन पे भरोसा है आपको, या सवर्ण मीडिया पे भरोसा है, रविश कुमार पे और अजीत अंजुम पे और ये तमाम सारे लोग, इन पे भरोसा है? ये आपके हितों के बारे में कब सोचे? आज तक कब सोच लिए? अब एकदम से ये आपके हितैषी हो गए। तो मतलब आपको हम पे भरोसा नहीं है, उन लोगों पे भरोसा है। गजब है यार, आपका लॉजिक भी बड़ा गजब है, और उनकी बातें मान लेते हो कि आरक्षण का उपवर्गीकरण अच्छी बात हो रही। ठीक, तो ये जो पूरी बात है, मैं कहूंगा आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, इस स्ट्रीम पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने काम धंधे छोड़िए, अपने दिमाग को सही जगह पे लाइए। ठीक, हम आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पे देंगे, उन जानकारियों का विश्लेषण करिए, ताकि आप किसी ब्राह्मणवादी कुचक्र में फिर से ना फंस जाएं, और ऐसा ना हो कि इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद बहुजन दंगे हो जाएं और बहुजन आपस में सर पड़वाएं। जब जान ही नहीं रहेगी तो आरक्षण लोगे किसके लिए फिर? ये हालात नहीं पैदा होने देने हमें। ठीक, तो थोड़ा समझिए, यहां मामले बहुत गंभीर हैं, स्थितियां उतनी सरल नहीं है जितनी आपको बताई जा रही। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम इस आग किसने लगाई इसे देखते हैं। और आग लगाने वाला अब चुपचाप दूर से बैठ के तमाशा देख रहा है, उसे पता है मामला गड़बड़ हो गया। ठीक, वो कुछ बोल भी नहीं सकता, पर इस आग पे अब रोटी कोई और सेक रहा है, यह भी परेशानी है। और जिसने आग लगाई वो अब अपने फैसलों से पीछे भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो पूरा केस उन्हीं का लगा हुआ है। ठीक, ये भी परेशानी है, तो हमें उस कल्पेट को भी देखना पड़ेगा, किसने आग लगाई हुई है, उसके उसे भी उजागर करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो चलिए लेके चलता हूं, ये मामला पंजाब से शुरू हुआ था। जैसे मैंने पिछली स्ट्रीम में बताया कि पंजाब सरकार ने एससी के आरक्षण को 1970 के दशक में बांट दिया दो भागों में, ये कहते हुए कि मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज के लोग पिछड़े हैं, और एससी का आरक्षण बाकी की जातियों के और इनकी जातियों के में आधा आधा बटेगा। वहां से क्या हुआ? क्या लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, समाज में आपस में लोगों में विमनस पैदा हो गया और आपस में संघर्ष की स्थितियां आ गई। चलिए हम चलते हैं वहां से, और वहां से इस पूरे खेल को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके मुद्दों को मूल्यांकन पे लेंगे, कई स्ट्रीम करेंगे। मैं फिर कह दे रहा हूं, आप लोगों के पार्टिसिपेशन और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ये कोई नॉर्मल या कॉमन स्ट्रीम नहीं हो रही, ये बहुजनों के हितों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों तक बात पहुंचे, क्योंकि इतनी गहराई से मूल्यांकन आपको यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगा। मुद्दों पर इतने गहरे विश्लेषण एक एक बिंदु पे बाकी लोग नहीं करते, तो बहुजन इतनी गहराई से चीजों को शायद नहीं समझ पाएंगे बाकी जगह। ठीक, इसलिए हमें इस पूरे मामले में जो भी हमारे साथी हैं वो कृपया पार्टिसिपेशन करिए इसमें। ठीक, ये बहुत जरूरी स्ट्रीम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने आपके सामने कुछ प्रेजेंटेशन रखे हुए हैं, और इसके माध्यम से इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है और कहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। ठीक है, चलिए, तो हम 1970 के दशक में हैं, और अभी संविधान लागू हुए 1950 में संविधान लागू हुआ, 50 के बाद 60 और 70, मात्र 20-25 साल ही बीते हुए। ठीक है, मात्र 20-25 साल में ये जो पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह की सरकार है, इसने ये मान लिया, जैल सिंह को तो आप जानते हो, पुराने कांग्रेसी हैं। ठीक, इसने ये मान लिया कि भाई बहुत सारी बहुजनों की पीढ़ियां 20-25 साल में आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं। एससी समाज में कई जात ऐसी हैं जो आरक्षण के भरपूर लाभ ले चुकी हैं मात्र 20 साल में, और बाकी की जात लाभ नहीं ले पा रही। इसलिए समाज में आरक्षण को बांटना चाहिए, एससी आरक्षण को बांटा जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की, मैं बात कर रहा हूं ज्ञानी जैल सिंह की, मैं बात कर रहा हूं इसके बाद आई कांग्रेसियों की सरकारों की, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक, थोड़ा दिमाग खोल के सुन लीजिए। बीजेपी तो
आरक्षण को खत्म ही करना चाहती है। आरएसएस का पूरा प्लान ही आरक्षण विरोधी है। वो तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कहते हैं, वो तो जातिगत आरक्षण को ही पसंद नहीं करते। गोलवलकर जी के नोट्स पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, और वो तो खुलेआम आरक्षण का विरोध करते हैं। तो ये तो आरक्षण का बंटवारा चाहते ही हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, और वो तो अभी भी केंद्र सरकार ने सपोर्ट किया है आरक्षण के विरोध। और ये जो पूरा मामला है, ये तो आग तो पुरानी ज्ञानी जैल सिंह के समय की लगी हुई है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान बहुजनों को बांटने के प्रयास किए गए थे, आग उन्होंने लगाई थी। ठीक है, इसीलिए अब राहुल गांधी का मुंह बंद है, क्योंकि उन्हें पता है ये अतीत की गलतियां हैं, अतीत के पाप है ना जो कांग्रेस ने किए थे, वो एक एक करके उसके सामने आ जाते हैं। इसीलिए वो बीजेपी से आगे नहीं निकल पाते। भाई राहुल गांधी की मंशाएं कुछ भी हों, लेकिन कांग्रेसियों ने जो अतीत में जम के पाप किए हुए हैं, वो एक एक करके बीजेपी उनके सामने रख देती है। और इसलिए क्या होता है कि ये उनसे आगे नहीं निकल पाते। ये एक बड़ी परेशानी है। अभी अतीत का एक पाप और सामने आ गया, और वो ऐसा है कि ना निगला जाए ना उगला जाए। शायद राहुल गांधी इसका विरोध करना चाहते होंगे, पर परेशानी है कि बीजेपी उनसे पूछेगी कि ये तो तुमने ही तो शुरू किया है, हमने थोड़ी शुरू किया वर्गीकरण, हमने तो सहमति दी है बाद में। लड़ तो तुम्हारी पंजाब की सरकारें रही थी इस केस को सुप्रीम कोर्ट में, और तुम ही कह रहे थे आरक्षण को बांट दो। ठीक, तो अब कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि वो उसका विरोध भी नहीं कर सकती, चाहे तो भी विरोध नहीं कर सकती। नहीं तो बीजेपी कहेगी अरे तुम्ही ने तो शुरू किया है, हमने तो शुरू नहीं किया, हमने तो केवल हाँ बोला था बाद में। तो कांग्रेस बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, और वो जानती है कि ये पूरी राजनीतिक जो गुणाभाग इस समय चल रहा है, ये बड़े पैमाने पर राजनीति में उथल पुथल लेकर आए। ठीक है, पर इस खेल को भी समझिए कि आरक्षण के उपवर्गीकरण पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक हैं, वहां कोई असहमति नहीं है। दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि आरक्षण बंट जाए, और दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि काशीराम जी के समय से विकसित हुई बहुजन पार्टियां और उनकी राजनीति आपस में ही टूटकर खत्म हो जाए। इस बात को समझिए कि कांग्रेस बीजेपी दोनों चाहती हैं कि मायावती, अखिलेश यादव और तमाम सारे ये छोटे छोटे दल पैदा हो गए ना जाति के आधार पे राजनीति करते हैं, ये किसी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए, खत्म हो जाए, आपस में लड़के खत्म हो जाए। इस मामले में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक विचार रखती है। ठीक है, बहुजन राजनीति को खत्म करने के एक विचार रखती है, ताकि ये नेता बनकर सामने खड़ी हो जाए। यहां पे दोनों एक हैं, दोनों सगी बहनें हैं कांग्रेस बीजेपी। ठीक, तो इस चीज को यहां पे समझिए, इस खेल को भी समझिए। ठीक, और थोड़ा इस बात को समझिए, और इस चीज को इस फैक्ट के साथ समझिए कि अभी पिछले चुनाव में हम ये बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करिए, लेकिन वो उस समय की मांग थी, क्योंकि उस समय बीजेपी संविधान बदलने वाली थी, तो मजबूरी थी, आपके पास विकल्प नहीं थी। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि ये जो आग लगाई हुई है ना आरक्षण को बांटने की, ये तो कांग्रेस की है, और कांग्रेस की सरकारें पंजाब से इस केस को लड़ रही थी। अब ये आग पूरे देश में फैल गई, बीजेपी ने इसमें सपोर्ट कर दिया, हाँ कह के, हाँ भाई बंटना चाहिए, वो तो हमेशा चाहते हैं बंट जाए, जितना बहुजन समाज बटेगा उतने बहुजन नेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी। मायावती की, अखिलेश यादव की, नीतीश कुमार की, लालू प्रसाद की राजनीति खत्म करनी है तो आरक्षण को बांट दो। इनमें ही आपस में 100 नेता खड़े हो जाएंगे, हर जात का एक नेता खड़ा हो जाएगा। 5000 जाते हैं तो 5000 नेता खड़े हो जाएंगे, बहुजन समाज बढ़ जाएगा और राजनीति खत्म हो जाएगी। सवर्णों के वोट इनके पक्के हैं, कांग्रेस के अपने सांप्रदायिक वोट जो होते हैं वो पक्के हैं ही, और इनमें से कुछ जो बटेंगे ना, बहुजन समाज के 50 नेता खड़े होंगे 100 जातियों के, तो इनमें से कुछ को हम अपनी साइड कर लेंगे, कुछ कांग्रेस की तरफ, कुछ बीजेपी की तरफ, दोनों की बल्ले बल्ले हो गई, बहुजन राजनीति समाप्त हो गई। तो ये एक बड़ा पिक्चर है इस आरक्षण के उपवर्गीकरण का। सुप्रीम कोर्ट तो बस चेहरा मोहरा है, पीछे के खिलाड़ी कांग्रेस बीजेपी हैं, और दोनों सगी बहनें हैं, मौसेरी बहनें हैं। दोनों चाहते हैं कि आरक्षण का उपवर्गीकरण हो जाए और बहुजन राजनीति समाप्त हो जाए। इस चीज को गांठ बांध के रखिए, ये जो मैंने बात बोली है ये बड़ा पॉलिटिकल खेल ये है, और यही बड़ा पॉलिटिकल खेल है। बाकी वो 1-2 सीट मिल जाएंगी आपको, कोई नौकरी मिल जाएंगी, वो सब फर्जी वाला है।
समझिए बात को, आज तक जब ओबीसी को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, एससी एसटी को 70 सालों के बाद पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, नौकरियां समाप्त की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ज्यादातर सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल नौकरियां बची हुई हैं। जब नौकरी नहीं बचा रही है तो तुम आरक्षण लेके करोगे क्या? क्या करोगे उस आरक्षण का? तो फिर ये सर फुड़वाने तैयार क्यों हो रहे हो भाई? ये सर फुटबल किस लिए? पर नौकरी नहीं है ऊपर भैया। रेलवे में 6-6 साल तक नौकरियां नहीं निकल रही, भूल गए क्या? अभी कितने उदम मचा था, चुनाव के पहले निकाली। जब नौकरी नहीं निकालेंगे तो ये आरक्षण के लिए, अपने सर फुड़वाने के लिए क्यों तैयार हो रहे हो भैया? और ये आरक्षण का बंटवारा करोगे पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे। आज तक ओबीसी के सेंट्रल सर्विसेज में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये भी लाऊंगा मैं, सारी डेटा लेके आऊंगा, एक एक करके सब पे स्ट्रीम करेंगे अपन, ठीक। आज तक यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी एसटी ओबीसी के पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन पूरे नहीं। ये बड़े विचित्र स्थिति है। हायर जॉब्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के उच्च पदों में मात्र 4% एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन है। ये तो राहुल गांधी ने भी बोली हुई थी। 4% ऊंचे पदों पे केवल आप 4%। नीचे स्वीपर के पद तो आपके हैं ही ना, वो तो वर्ण कर्म है ना आपका, नाली साफ करने का, तो वो तो आप ही करोगे। ये जब आज की स्थिति है कि जब आपका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो आरक्षण के लिए सर फड़वा कर क्या करोगे भैया? या मुझे गाली बक के, या मुझे उल्टी सीधा बोल के और उन ब्राह्मणवादियों की बातें मान के कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ सर फड़वाओगे, मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस पूरे खेल को जरा बेहतर तरीके से समझिए, यहां बहुत गहरा खेल है और दोनों बड़ी पार्टियां इसमें मिली हैं और ये राजनीतिक खेल है। ये कोई आरक्षण के बंटवारे का, किसी को नौकरी देने का ये खेल ही, नौकरी को किसी को नहीं मिलने वाली, ना मिल रही है, निकल ही नहीं रही, ठीक है। और बच्ची कुछ ही और प्राइवेट कर देंगे तो आगे भी नहीं निकलेंगे। और ऊंचे जो हायर जॉब्स होते हैं वहां, वो आपको लेते नहीं, इसे भी समझिए। बाकी की जगह जो मिल भी जाएगी तो बाकी जगह एनएफटी कर देंगे, नॉट फिट फॉर टेक्निकल वर्क, भगा देंगे उठा के। अब आप क्या करोगे? तो इस खेल को थोड़ा सा समझिए। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देता हूं, बैकग्राउंड बता देता हूं कि भाई आरक्षण लागू होने के बाद हम ये देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का जब देहांत होता है उसके बाद ये सुना है कि भाई शायद इसी यही दौर है, नेहरू ने तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों को खत लिखे थे कि वो आरक्षण को पसंद नहीं करते। ये एक सच्चाई, मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक। अब हमने ये देखा कि शुरुआती दौर में आरक्षण होने के बावजूद भी तमाम सारी जगह 1950 के बाद 60 में 70 के दशक तक भी तमाम सारी जगह एससी एसटी की नौकरियों को वैकेंट छोड़ दिया जाता था, नॉट सुटेबल, फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, ऐसे कर कर उनका रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं जाता था। ये 1970 तक चल रहा था। काशीराम जी के आने के पहले तक यही सब चल रहा था। ज्यादातर मामलों में एनएफटी कर देते थे, कैंडिडेट ही नहीं मिला। तो जब नौकरी नहीं मिलती थी आरक्षण होने के बावजूद, और ऐसे में पंजाब के ये जो ज्ञानी जैल सिंह की सरकार है, ये उस बिगर आरक्षण के क्यों भी बांटने की तैयारी करने लगती है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, थोड़े से बैकग्राउंड में मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूं कि ये सब पहले पीछे घटा हुआ है और ये सब घटनाक्रम यहाँ पे मौजूद है। आग कांग्रेस की लगाई हुई है और बीजेपी कांग्रेस इसमें दोनों शामिल हैं और दोनों के उद्देश्य बहुजन राजनीति को समाप्त करने, जो काशीराम जी ने बहुजन अस्मिता खड़ी कर दी है, उसे समाप्त करना। ये सीधा सा खेल है, ठीक। उत्तर भारत में कम से कम यही खेल है। दक्षिण भारत की जो पेरियार राजनीति है, पेरियार प्रमुख राजनीति है, उसके थोड़े गुणभाग अलग हैं। तमिलनाडु की राजनीति वो थोड़े अलग उद्देश्य पे, और वो क्यों समर्थन कर रहे हैं उस पर भी हम कभी बात करेंगे, उसके कुछ अलग उद्देश्य दिखाई देते हैं। हम उत्तर भारत की राजनीति के संदर्भ में ये विशेष बात आपसे कह रहे हैं, हालांकि इसका प्रभाव दक्षिण भारत में भी पड़ेगा और इसीलिए ज्यादातर बहुजन राजनेता इस बात को समझ रहे हैं कि खेल क्या है। और कोई भी अभी इस फैसले के विरुद्ध खुलकर नहीं बोल रहा, क्योंकि कोई भी अभी ये नहीं दिखाना चाहता कि वो दलित विरोधी है, क्योंकि मीडिया तुरंत उस पर कैच करने ही बैठा है। आप बोले और आप पे आरोप लगाया, कह रहे तुम तो देखो बहुजन विरोधी हो, तुम अपने ही लोगों में से किसी को आरक्षण नहीं देना चाहते, और ऐसे कर बहुजन राजनीति को तुरंत खत्म कर देंगे। अगर मायावती कल ये कह दें कि फैसला खराब है,
तो वो यही गोदी मीडिया कहेगा ये देखो जाटा वोगी नेता हैं, ये बाकी के लोगों को नहीं देना चाहती, और वो निपटा देंगे उनकी राजनीति। अखिलेश यादव ने कह दिया तो यादवों के अलावा बाकी की आप नहीं सुनते, उन्हें निपटा दो। तो जो इसके विरुद्ध बोला उस पर दलित विरोधी होने का आरोप मीडिया कल से लगाने लगेगा, उसकी राजनीति खत्म कर देगा। बड़ा नपतोला सा खेल है, इसलिए तमाम सारी पार्टियां अभी चुप हैं, और जो इसको खेल खेलने वाली पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी हैं, उन्होंने अपने पत्ते बड़े सोच समझ के चल दिए। कांग्रेस ने चले थे, बीजेपी ने कैश करने के चक्कर में, कैश तो कांग्रेस भी करेगी इसे, अगर आरक्षण बटेगा और बहुजन पार्टी आपस में लड़ेंगी, बहुजन नेता आपस में लड़ेंगे, तो ऑब्वियसली छिटक्कर कांग्रेस या बीजेपी के पास ही जाएंगे ये वोट, और ऐसे में कांग्रेस बीजेपी दोनों के फायदे होने वाले। ठीक है, तो ये बड़ा एक पॉलिटिकल गेम है। अब चलिए क्या हुआ था 1970 में, थोड़ा सा हम चलते हैं, क्योंकि आजकल इस मुद्दे पर काफी रिपोर्टिंग हो रही है और काफी ज्यादा हमें डेटा फैक्ट्स फिगर्स हमारे चल रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह हैं, आप भी जानते हैं, राष्ट्रपति भी बन चुके हैं बाद में। क्या कह रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या कहता है इस पूरे मुद्दे पर? टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि भाई ये अभी 2024 की, फरवरी 2024 की खबर है। ये लिखता है कि पंजाब के दो सबसे अनुसूचित जाति समूह 1970 के दशक में कलह में है। 1970 से ही कलह में चल रहे हैं पंजाब के दो सबसे अनुसूचित जाति समूह। ठीक है, तो पंजाब के दो सबसे अनुसूचित यानी एससी जातियां हैं, वो 1970 से ही कलह में चल रही है। ये आर्टिकल आगे क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। तो अनुसूचित जाति समुदाय के उप वर्गीकरण का मुद्दा लिखिए, उनमें सबसे पिछड़े लोगों को आरक्षण के भीतर आरक्षण प्रदान किया जा सके। लंबे समय से पंजाब के दो सबसे अनुसूचित जाति समूह यानी अर्धधर्मियों, रविदासियों, मजहबी सिखों और वाल्मीकियों के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। दर्शकों ये बात देख लीजिए, ऑलरेडी इस मुद्दे पे सर फुटबॉल चल रही है। तो ये आरक्षण ऐसे ही मिल जाएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा और बहुजन आपस में लड़ेंगे नहीं, इस गलतफहमी को सुधार लीजिए। पंजाब में जब 31 साल आरक्षण चला 1970 से लेकर 2006 तक, तो वहां क्या हुआ कि वहां एससी समाज की दो जातियां आपस में लड़ गई, दो समूह आपस में लड़ गए। इसमें अर्धधर्मी और रविदासी एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज के लोग जो आरक्षण बांटना चाहते थे वो एक तरफ हो गए, और अर्धधर्मी और रविदासी लोग जो है वो एक तरफ हो गए। लड़ाई के लिए ग्राउंड उस समय ज्ञानी जैल सिंह की सरकार ने तैयार करवा दिया, और इस तरह से वो बहुजन एकता को बनने से रोक पाई। ये जो मजहबी सिख है, वाल्मीकि हैं, ये उस समय कांग्रेस के साइड हो गए क्योंकि उन्हें वोट आरक्षण दिलाने का लालच दे रही थी, और ये अर्धधर्मी रविदासी ये अलग हो गए। समाज में कैसे जाति को बांटा जाता है, बहुजन एकता को बनने से रोका जाता है, ये इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। ये पंजाब में हो चुका है, ये उत्तर प्रदेश में होगा, महाराष्ट्र में होगा, तमाम सारे राज्यों में अगर होगा आगे चलकर यही होने वाला है। आपस में सर फुटवाने की तैयारियां चलने वाली हैं। चलिए नीचे देखते हैं क्या हुआ फिर। ठीक, देख लीजिए, उच्च न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद मजहबी सिख वाल्मीकियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और 4 अगस्त 2006 को पंजाब बंद का आह्वान किया गया। ठीक है, तो देखिए ये आरक्षण चला, मजहबी सिख वाल्मीकियों को आरक्षण मिल गया। फिर क्या हुआ, चिनैया मामला आया। चिनैया मामले ने कह दिया नहीं नहीं भाई, आरक्षण का उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। बाद में आरक्षण के उपवर्गीकरण को बंद किया गया और फिर उद्यम शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। मजहबी सिख और वाल्मीकियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आगे देख लीजिए, दोनों समुदायों के बीच टकराव उस समय सामने आया जब उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार में रविदासीय और अर्धधर्मी समुदाय प्रभावशाली नेताओं ने अदालत में मामले को कमजोर करने के हथकंडे अपनाए हुए। अब क्या हुआ, लड़ाई और आगे बढ़ी। मजहबी सिखों ने और वाल्मीकियों ने कहा कि भैया ये जो पंजाब की सरकार, विशेषकर कांग्रेस की सरकारें होती थी उस समय, रविदासी लोग ताकतवर हैं और धर्मी ताकतवर हैं, और ये लोग इस मामले को कोर्ट में कमजोर कर रहे हैं, और जानबूझ के ये लोग वाल्मीकि और मजहबी सिखों को आरक्षण का बंटवारा नहीं करने देना चाहते। मतलब आपस में लड़ाई इस तरह से शुरू हो गई। ठीक, आगे देखिए, 4 अगस्त 2006 को पंजाब बंद का आह्वान के दौरान तत्कालीन अमरिंदर सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी जगजीत सिंह के पुतले भी वाल्मीकि मजहबी कार्यकर्ताओं के द्वारा जलाए गए और उनके खिलाफ भी नारे लगाए गए। ये मीडिया ने लिखा है, इससे ज्यादा हिंसा हुई है, इससे ज्यादा उधम हुआ है जब ये पूरा मामला 2006 में हुआ था। तो ये आपस में लड़ाई, हिंसा, वेमेनस, समाज में बंटवारा, ये हो गया। ठीक, ये तभी हो गया था 2006 में, और ये अभी उत्तर प्रदेश में होने वाला है, महाराष्ट्र में होने वाला है, राजस्थान में होने वाला है, मध्य प्रदेश में होने वाला है,
तमाम सारे बहुजन SC ST प्रधान राज्यों में ये होने वाला है। तैयार रहे ना, ये आरक्षण आपको लाशों पे मिलेगा, क्योंकि किसी का छीनोगे किसी को दोगे, और ये ऐसे नहीं मिल जाएगा। ये तो 1970 की बात है, तब तक तो आरक्षण के लाभ भी नहीं मिल रहे थे, नेहरू तो देने ही तैयार नहीं थे, ज्यादा लोग नौकरियों में भी नहीं थे, तो ये उस समय उतना घमासान नहीं मचा। अब जब आरक्षण छीनोगे ना किसी से और किसी को दोगे, तो जो सर फूटेंगे और लड़ाई होगी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है, पहले सरकारी नौकरी में तनख्वाहें बेहद कम थी। अब आरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि सरकारी नौकरी में तनख्वाह भी अच्छी है और भ्रष्टाचार भी करोड़ों में होता है। कोई सरकारी नौकरी नहीं छोड़ेगा, कोई अपने हिस्से की एक नौकरी नहीं छोड़ेगा। तो अब जो लड़ाई तैयार, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं ये बीजेपी कांग्रेस के लोग, लड़ाई का न्यायपालिका के निर्णय के माध्यम से जो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, ये बड़ी भयानक लड़ाइयों में तब्दील हो सकती है इस देश में। बहुजन आपस में सर फुड़वा सकते हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की लड़ाइयां आपको देखने को मिल सकती हैं, जो आपने अभी तक देखी नहीं होंगी। यहां तो विरोध प्रदर्शन, पुतले जलाना यहां तक रह गया, थोड़े बहुत मारपीट यहां तक बात मामला रह गया। अब जो होगा वो बड़ा भयानक होगा, इसके लिए तैयार रहना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई वो छोटी सी 2-4 आरक्षण की सीटों के लिए अभी ये बीजेपी, न्यायपालिका, कांग्रेस के झांसों में मत आओ। हमें छुटभैया नौकरियों के लिए आपस में एक दूसरे के सर नहीं फोड़ने। नौकरी है भी नहीं, आरक्षण देंगे पर नौकरी नहीं निकालेंगे। 6 साल से जब रेलवे में नौकरी नहीं निकल रही, चुनाव के समय पोस्ट निकाली, तो नौकरी नहीं दे रहे आपको, ठीक है। और आरक्षण बंटवा कर 1-2 सीटें लेकर कौन सा अभी पढ़ लिख कर इतने तेज हो जाओगे कि कलेक्टर ही बन जाओगे। वहां पर भी NFT लगा देंगे, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और निपटा देंगे। तो नौकरी तो तब भी नहीं देंगे वो तुम्हें, ऊपर तो वही बैठे हुए। इसे थोड़ा समझिए बात को, ये बड़ी गहरी बात है। आगे देखिए आगे क्या होता है, ठीक। चलिए, तो लड़ाई हो गई, नारे लगने लगे, और समस्या ये थी कि मामला बांटा था कांग्रेस ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, और लड़ कौन रहा है? मजहबी सिख, वाल्मीकि, अर्धधर्मी और बाकी की जातें आपस में सर फुटवाने की तैयारी में आ गई। मतलब कांग्रेस दूर से खड़े होकर देख रही है, न्यायपालिका फैसले सुना रही है। अब न्यायपालिका का फैसला किसी के भी पक्ष में हो, लड़ाई तो तय है। जैसे उस समय न्यायपालिका ने कह दिया आरक्षण का उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, फैसला सही था, लड़ाई तब भी हुई। आज न्यायपालिका ने कह दिया आरक्षण का उपवर्गीकरण हो सकता है, एक का छीन के दूसरे को दे दो, अब तो और लड़ाई होगी। तो लड़ाई तो हर स्थिति में होनी है भैया। ये जो फैसला है, ये मानोगे तो लड़ाई, नहीं मानोगे तो लड़ाई, दोनों स्थिति में लड़ाई होगी, आप इससे बच नहीं सकते। दोनों ही स्थिति में बहुजन समाज यहां पे बंटने वाला है। हाँ बोलोगे तो, ना बोलोगे तो, बंटने की तो पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। और आग लगाकर ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी, अब दूर खड़ी हो गई हैं, अब ये तमाशा देख रही हैं। जलने दो, मायावती का, अखिलेश यादव का, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, जितने भी बहुजन राजनीति करने वाले लोग हैं, अब इनके सर फुटने दो, आपस में लड़ने दो। दुसादों को पासवानों से, फिर इधर पे जाटवों को, क्या बोलते हैं, बाकी के लोगों से, धोबियों से, कुनबियों से लड़ने दो ना। उधर पे महाराष्ट्र में जाओ तो महारों को चमारों से लड़ने दो। ये तैयारियां पूरी इस देश में कर ली गई हैं, और अगर बहुजन नहीं समझा तो मान के चलो ये दोनों मिलके, कांग्रेस बीजेपी मिलके, इस देश को एक भयानक अराजक स्थिति में, कियोस में ले जाने वाले हैं, ठीक है। और मैं कोई एग्जेजुरेशन नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं इस चीज को, ठीक है। मैं आपको कोई एग्जेजुरेशन की बात नहीं बता रहा कि ये बहुत दूर की बात है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे कि पंजाब में देखो क्या शुरू हो गया। बंटवारा किया कांग्रेस ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, और लड़ कौन रहा है? बहुजन समाज की 2 जातियां आपस में सर फुटवा रही, इधर वाल्मीकि मजहबी सिख है, दूसरी तरफ वो क्या बोलते हैं रविदासी हैं, और बाकी के सब लोग हैं। ये सर फटवाने तैयार हो गए, और वो दूर से बैठ के मजे ले रहे हैं कांग्रेसी लोग। वो सरकार में एक का पक्ष लेकर सरकार बना लेते हैं और मजे में रहते हैं, मिलता किसी को कुछ नहीं, दोनों मजे में रहते हैं। आगे देखिए क्या होता है। तो नारे लग गए, क्या बोलते हैं, विरोध प्रदर्शन हो गए, आग वाग लग गई, तमाम सारी चीजें आगे हो गई। आगे देखिए, त्वरित कार्रवाई करते हुए अमरिंदर सरकार ने उसी वर्ष राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित करवाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कोटे के भीतर कोटा बरकरार रहे।
अब जब मजहबी सिखों ने वाल्मीकि समाज और इन्होंने विरोध किया तो कांग्रेसियों ने क्या किया, इनके पक्ष में विधेयक पारित कर दिया। ठीक, उसके बाद देखिए, कानून बनाने के बाद चमार महान सभा ने इस प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब जब इन्होंने उन्हें आरक्षण बांट दिया तो चमार लोग इनके विरुद्ध हो गए, ये सुप्रीम कोर्ट चले। ऑब्वियस है, लड़ तो आपस में दो बहुजन रहे भाई, एंड में लड़ बहुजन ही रहे हैं, एससी के लोग ही सर फोड़ रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट देखिए, इस प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि आरक्षण के भीतर आरक्षण असंवैधानिक है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। सभा के नेताओं ने तर्क दिया था कि आरक्षण के भीतर यह आरक्षण दो अनुसूचित जाति समुदायों के बीच दरार पैदा करने के लिए राजनीति की चाल है। इसे दर्शकों थोड़ा देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में चमार महासभा की तरफ से, पंजाब की तरफ से ये जो केस लगाया गया तो उन्होंने ये कहा कि आरक्षण के भीतर आरक्षण असंवैधानिक है, ये अनुसूचित जाति समुदाय के बीच दरार पैदा करने की राजनीतिक चाल है, ये मांग करते हुए ये लोग कोर्ट में गए थे। आज जब चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया तो आपने देखा ये सब चीजें थी क्या कहीं? केस तो इसी पे चल रहा था, तो इस मुद्दे को तो एड्रेस ही नहीं किया आपने। चमार महासभा ने मांग की थी कि ये राजनीतिक चाल है, आप समाज में दरार पैदा कर रहे हो, लड़ाई करवाना चाह रहे हो, ये एक प्रकार का देशद्रोह है। मांग ये थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो तो ये बात तो कहीं है ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगा था तब से लेके अब तक मूल मुद्दे गायब ही हो गए, मांग ये रखी गई। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय क्या फैसला सुनाया, देख लीजिए। हालांकि मजहबी सिख और वाल्मीकि संगठन के नेता इस प्रावधान का बचाव कर रहे थे और तर्क दे रहे थे कि उनके समुदाय सबसे नीचे, सबसे वंचित समुदाय हैं, क्योंकि वो पंजाब में जाति की सीढ़ी पे सबसे निचले पायदान पर मौजूद हैं। ठीक, तो दर्शकों ये बात मैंने पहले भी की हुई है आपसे कि आप भले ही मजहबी सिख से हो, आप वाल्मीकि समाज से हो, आप निश्चित रूप से बेहद पीछे हैं, लेकिन इसकी वजह रविदासिये और क्या बोलते हैं बाकी के एससी समाज के सिख नहीं हैं। इसके पीछे वो 50% से सीट खाने वाले सवर्ण हैं। रविदासियों ने और बाकी के अर्धधर्मियों ने मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज की सीटें नहीं खाई। ये गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है। ये सोचना गलत है। आपकी सीटें सवर्णों ने दबा के रखी हुई हैं 50% से ज्यादा, जो कि मात्र 15% है। ये है सच्चाई। तो आपस में आप लड़ जरूर रहे हो, पर आपकी सीटें आपस में एक दूसरे ने नहीं खाई भाई। रविदासिये, मजहबी सिख, वाल्मीकि सब निम्न जाति के हैं, अछूत हैं, इन्होंने सबने अपमान सहा है और किसी ने किसी की सीटें नहीं खाई। असलियत में ऊपर सीटें 50% से ज्यादा सवर्ण खा के बैठे हुए हैं, ब्राह्मणवादी लोग खा के बैठे हुए हैं। और लड़ाई यहां पे ये हो रही है कि भैया तुमने हमारी सीटें खा ली, तुमने हमारी जगह ले ली। ये लड़ाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रहा है कि अरे एससी समाज में जो क्रीमी लेयर हैं वो दूसरों के अधिकार खा के बैठे, अब इन्हें हटा देना चाहिए और बाकी जाके। अरे एससी समाज के किसी व्यक्ति ने अपने ही समाज की किसी जाति की सीटें नहीं खाई भैया। वो तो अपने हिस्से का जो भेदभाव उसने सहा है, 1000 साल तक उसने अपमान सहा है, नीच रहा है, उसके बदले में उसकी जाति को ऊपर उठने का जो आरक्षण दिया गया उसका लाभ ले रहा है। उसी के समाज में दूसरी जातियां हैं, वो उनकी सीटें नहीं खा रहा। असलियत में ये सारी सीटें ऊंची जात के लोग 50% जो खुली सीटें हैं वहां खाई जा रही। आपस में कोई दूसरे की सीट नहीं खा रहा भाई। सारे नीच नीच हैं, सारे एससी हैं। कोई ज्यादा संख्या में है तो उसके लोग ज्यादा पास होते हुए दिखते हैं, जो कम संख्या में उसके लोग कम पास होते हुए दिखते हैं। बस इतनी सी बात। सीटें कोई किसी की नहीं खा रहा यहां। असलियत में सीटें 50% सीटें दबा के बैठे ना सवर्ण ऊपर, वो हैं असली 15% लोग जो सीटें दबा के बैठे। भाई लड़ना उनसे चाहिए आपको, ये आपस में क्या 10-15 सीटों के लिए लड़ रहे हो। पर यहां पे वो लड़ाई वही चल रही है। मजहबी सिख हो गए, वाल्मीकि समाज की तरफ एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ रविदासिये हो गए और अर्धधर्मी लोग हो गए। ये आपस में सर फुटाने लगे, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, इसने उसकी सीट खा ली, इसने उसकी सीट खा ली। दोनों नीच के नीच है। ब्राह्मण की नजर में तो तुम नीच ही हो। 50% सीटें सवर्ण कब्जा करके बैठे ही हैं। वो ओपन सीट के नाम पे करते हैं, मेरिट के नाम पे कब्जा बना के बैठे हुए। ये आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। यही खेल था जो कांग्रेस ने उस समय खेला था, आग लगाई थी और अभी तक सुलग रही है। रोटियां बीजेपी सेक रही।
हालांकि कांग्रेस भी सेकेगी इस पर रोटी, क्योंकि जब बहुजन पार्टियों के नाश होंगे, उनकी राजनीति खत्म होगी, तो छिटक कर ये सारे लोग कांग्रेस या बीजेपी एक तरफ तो जाएंगे ना, किसी किसी के लाभ मिलेंगे, दोनों का वोट बैंक तो बढ़ेगा ना। राहुल गांधी अभी थोड़ी बोलेंगे कुछ। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए, आदि धर्म समाज के संस्थापक और प्रमुख दर्शन रतन रावण ने कहा कि अमरिंदर सरकार के द्वारा कानून लाने के बाद प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली सरकार ने भी इसका जोरदार बचाव किया है। दोनों मतलब सब तैयार है इसमें। ठीक, ये पूरी स्थिति है। और एडीएम पंजाब में सक्रिय एक प्रमुख वाल्मीकि संगठन है, और मंगलवार को पंजाब की ओर से सरकार, ये तब की बात है जब ये लिखा गया था आर्टिकल, तब की मैंने बात बताई हुई थी। उसके बाद ये केस चलता रहा, ये आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक चलता रहा। फिर उसके बाद अभी जो फाइनली इस पे डिसीजन आया है, इसी केस के आधार पर डिसीजन आया हुआ है। यही मूल मुद्दा था। इसी केस पे उन्होंने कह दिया कि भाई आरक्षण का पहले कहा था बंटवारा नहीं हो सकता, चिन्नैया जी थे, उन्होंने कहा आरक्षण का बंटवारा नहीं हो सकता, 341 के अनुसार राज्य सरकारों को अधिकार ही नहीं। ठीक, उसके बाद ये अभी ये सरकार आई 10 सालों में, इन्होंने मामला पूरा बदल दिया। अब ये चंद्रचूड़ साहब हैं, इन्होंने कह दिया आरक्षण का बंटवारा हो सकता है और आरक्षण बांट दो। अब ग्राउंड तक खुल गया। अब फिर देखिए लड़ाई के लिए रास्ता तैयार हो गया। अब रविदासिये और मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज के बीच लड़ाई के ग्राउंड तैयार हो गए। जैसे ही ये क्या करेंगे, आरक्षण लागू करेंगे, वाल्मीकि समाज और क्या बोलते हैं आपके मजहबी सिखों को ये आधा आरक्षण देंगे, वैसे ही रविदासी और अर्ध धर्म के लोग जो हैं पंजाब में, वो चमार लोग विशेषकर, वो विरोध करेंगे, लड़ाई करेंगे, ये एक दूसरे के सर फोड़ेंगे। पहले भी फोड़ रहे थे, अभी भी फोड़ेंगे। ठीक, अब न्यायालय से तो कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है, तो अब क्या होगा, सीधी सड़कों पे लड़ाई होगी। पहले तो चलो कोर्ट चले जाते थे गुस्सा होके, अब कोर्ट ने तो हाथ खड़े कर दिए, अब सड़क पे लड़ाई का माध्यम रह गया, तो सड़क पे लड़ाई होगी, राजनीति होगी। ठीक, कुछ लोग कहेंगे हमने तुम्हें आरक्षण दिलाया, हमें वोट दे दो। दूसरे लोग कहेंगे तुमने हमारा आरक्षण छीन लिया, हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे। कोई कांग्रेस को कर देगा, कोई बीजेपी को कर देगा। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये चलता रहेगा। और जो बहुजन राजनीति थी वो मुंह ताक के देखती रहेगी। मायावती इधर मुंह देखेंगी, उधर मुंह देखेंगी, अखिलेश कुमार और ये तमाम सारे बहुजन नेता ये देखते रहेंगे, ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, क्योंकि हाँ बोलेंगे तो वोट कटे, ना बोले तो वोट कटे। दोनों स्थिति में ये कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहने वाले। ये हुआ था पंजाब में चले आरक्षण के परिणाम स्वरूप, ये हो रहा है पंजाब के इस केस के माध्यम से। अब पूरे देश में इसको होने की तैयारियां कर ली गई। तो मैं ये आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि वो जो ये सोचते हैं कि आरक्षण के बंटवारे से कुछ निम्न जातियों को, मजहबी सिखों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को आरक्षण मिल जाएगा, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। सर फूटेंगे, लाशें बिछेंगी और बड़े ऊधम होने की तैयारी होगी। ठीक है, वैसा कुछ नहीं हो रहा जैसा आप सोच रहे हो। कोई कुछ छोड़ने को तैयार नहीं, और बस आपस में ही बहुजन लड़ेंगे। और ये दोनों कांग्रेस बीजेपी दूर से आग लगाकर इस मजेदार खेल को देखेंगी और आनंद उठाएंगे कैसे हमने इन बहुजनों को आपस में ही उलझा दिया। ठीक है, यही है, दिस इज व्हाट इट इज। अगर ये सब पसंद है करिए सपोर्ट, और ये सब अगर समझ में आ रहा है तो अपने को वो छोटा सा लाभ मिलेगा ना, आपकी जात को शायद 1-2 सीटें मिल जाएं, वो छोटे लाभ को सीट तो नहीं मिलेगी, केवल आरक्षण में नाम लिखा जाएगा, ऊपर से तो एनएफटी कर देंगे ना, आपको देंगे नहीं सीट। वो तो अभी नहीं देते, जब नौकरी नहीं निकालते सीट कहां से ले लोगे। ठीक, तो इसके लिए तैयार रहना। ठीक, इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करके रखिए। एक एक मुद्दे को मैं आपके सामने बड़ा क्लैरिटी के साथ यहाँ पे रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर पॉइंट पे एक पूरी स्ट्रीम करूं, ताकि किसी के भी मन में कोई डाउट ना रह जाए कि हमने जो स्टैंड लिया है उसके पीछे हम इतना डिटेल विस्तार में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे क्लैरिटी हम आपकी रखेंगे। ऐसा नहीं कि स्टैंड लेकर हम आपके सामने ये नहीं रखेंगे कि भाई हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम उसे बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करेंगे कि एक ब्रॉडर पिक्चर रखेंगे कि क्या हुआ था और उसके आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पता चले कि हम जो सोच रहे हैं उसके पीछे के एक निश्चित कारण है, राजनीतिक कारण। ठीक, हवाबाजी में बातें नहीं कर रहे, एक निश्चित कारण। ठीक है, और बाकी सारे मुद्दों को भी आपके सामने क्लियर रखेंगे। इसमें
जो इन्होंने आर्टिकल 341 वो अभी हम चर्चाओं में लेने वाले हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं जाति के अंदर एक जाति होमोजेनस ग्रुप नहीं होती, वो भी हम रखेंगे, कैसे गलत बात कह रहे हैं वो। वही बात जब सवर्णों के ईडब्ल्यूएस कोटे पे आती है तो उल्टा डिसीजन हो जाता है कि अरे जाति होमोजेनस होती है, एक समरूप समूह होती है। तो ये दो बात वो भी रखूंगा मैं, एक एक करके सारी स्ट्रीम में आपके सामने पूरी डिटेल बात रखूंगा, कैसे दोहरे चरित्र हैं न्यायपालिका में बैठे इन लोगों के, और ये कैसे दोहरे डिसीजंस एक ही कंडीशन पे अलग अलग बातें दो अलग मुद्दों पर कह रहे हैं, आरक्षण के मुद्दों पर, वो चीजें भी हम आगे रखने वाले। तो पहली चीज ये है, ये मैंने आपके सामने क्लियर की कि ये सब होने वाला है, पंजाब में हो चुका है, इसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक, मिलना जुलना कुछ नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा बारह आना होने वाला है, सर फूटेंगे, लड़ाइयां होंगी, आपस में सर फूटेंगे और लड़ाइयां होंगी, और मिलना जुलना कुछ नहीं, क्योंकि नौकरी वो निकाल ही नहीं रहे। ठीक है, और बड़ी नौकरियां जो वो निकालते हैं आईएएस पीएससी की, उसमें से कौन से बहुजन पढ़ लिख कर ऊपर जाएंगे यार? कहाँ, मतलब 10वीं 12वीं तो कर नहीं पाते हो यार। ठीक है, कहाँ जाओगे, उनकी कहाँ सपने देखते हो, वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ठीक, जो बेसिक जॉब्स होते हैं ना रेलवे के, एसएससी के, जहां बहुजन ज्यादा तादाद में जा सकते हैं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन करके, वो निकालना बंद कर दिया, उनका प्राइवेटाइजेशन करने बैठ गए। ठीक, बड़ी नौकरियां तो गिनी चुनी होती हैं भाई, आईएएस के उसमें एग्जाम में 1000 नौकरियां निकलती हैं, उसमें क्या कर लोगे यार? आरक्षण किसी को मिले क्या फर्क पड़ता है? 1000 में मतलब करोड़ों की संख्या में बहुजनों को क्या फर्क पड़ जाएगा? 1000 नौकरियां ये निकाल भी देंगे साल की तो आईएएस की। ठीक, उसमें कौन से बड़े तुम्हें नुकसान फायदे होने वाले? ठीक, तो ये एक मुद्दा था जो आपके सामने रखना था, उसे मैंने बड़ा साफ किया। इस मुद्दे को हमारे लोगों तक पहुंचाएं कि भाई ये चीजें आपस में सर फुटवा रही है, नौकरी वोकरी तो कुछ नहीं मिलनी किसी को, उल्टा बेहद नुकसान होगा। ठीक, आगे इस मुद्दे पे मैं और डिटेल भी करूंगा, और आरक्षण पे अलग अलग राज्यों में जो आपस में जातिगत गणित है उससे भी आपके सामने चीजें क्लियर करूंगा। इसके बाद देखिए एक और मुद्दा था, वो था इस निर्णय का। हमने आज जो थंबनेल लगाया वो इस निर्णय को लेकर था कि इस निर्णय में बुनियादी कमियां हैं। अगर हम सीधे सीधे कहूं तो ये निर्णय असंवैधानिक है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल लाइक ईडब्ल्यूएस और रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्राउंड। आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था, वैसा ही ये निर्णय भी पूर्णतः असंवैधानिक है। ठीक, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि असंवैधानिक है? हम आर्टिकल 341 पे चलते हैं आपको लेके, उसमें जो लिखा है और न्यायपालिका जो बात कह रही है, और न्यायपालिका के पुराने निर्णय, ये आपस में अब मेल नहीं खा रहे। न्यायपालिका के दोहरे चरित्र या कहे दोगले चरित्र यहां पे दिखाई दे रहे हैं, जो उसने अभी 6 महीने में ही कर लिया। अभी 6 महीने कहूं तो पिछले 15 दिन में ही एक ही आर्टिकल पर दो अलग अलग डिसीजन दे दिए। वो मैं आपके लेके चलता हूं, कैसे बिहार सरकार के संदर्भ में यही आर्टिकल 341 पे यही दत्तू साहब कुछ और बोल रहे थे, तब उन्होंने आरक्षण की अनुमति नहीं दी थी, और यही आर्टिकल 341 पे अब वर्गीकरण की अनुमति दे दी 15 दिन बाद। तो यार ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? तुम सवर्णों ने बैठ के क्या तमाशा मचा के रखा हुआ है? जब मनाता है कह देते हो हाँ, जब मनाता था ना, जब कहते हो आर्टिकल 341 हाँ सरकार को अनुमति है, जब तुम्हारी सुविधा, मतलब तुम्हें बांटना हो तो सुविधा है, नहीं बांटना हो तो कह दो नहीं नहीं तुम बांट नहीं सकते, उसमें जातियों को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो ये जो आर्टिकल 341 का पूरी बहस है, इसमें न्यायपालिका ने किस तरह से असंवैधानिक काम किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण का किया था, वैसे ही यहां पे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम न्यायपालिका के द्वारा किया गया, जो आगे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मैं मानता हूं कि बस अभी 10-15 दिन में ही देखिएगा आर्टिकल 341 को लेकर संसद में ऊधम मचेगा, या न्यायपालिका में लोग इसे चैलेंज करेंगे कि तुमने असंवैधानिक काम किया है, यू हैव डन टेकन ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन। भले ये माने ना माने, लेकिन ये चैलेंज होने ही वाला है। तो आप तैयार रहिए, इस केस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे निश्चित रूप से लोग चैलेंज करेंगे। क्यों करेंगे चलिए मैं बताता हूं आपको। ठीक, आगे देखिए। चलिए, तो ये दूसरा प्रेजेंटेशन है, इसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इसके माध्यम से इस पूरे मुद्दे को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये मैंने आपके सामने आर्टिकल 341 का स्लाइड रखा हुआ है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसे पढ़ के बता देता हूं इसमें क्या लिखा हो, क्योंकि इस मुद्दे के ही पूरा आसपास ये मामला घूम रहा है, पूरा विवाद भी इसी से संबंधित है।
चलिए, अब ये आर्टिकल 341 है, अनुच्छेद 341 है, भारतीय संविधान में है, और इसमें 2 पॉइंट हैं। ठीक है, ये अनुसूचित जाति के आरक्षण के संदर्भ में, यानी एससी कास्ट के आरक्षण के संदर्भ में किसे किसे मिलेगा, उसके संदर्भ में कौन डिसाइडिंग अथॉरिटी रहेगा, उसे ये बता रहा है। ठीक, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देखिए। ये कह रहा है, इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के संदर्भ में और वहां के राज्य और वहां के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना के द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में अनुसूचित जाति समझी जाएगी। सार क्या, सरल भाषा में बताता हूं। ये कह रहा है कि आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार रहेगा कि वो किसी राज्य के राज्यपाल या वहां की सरकार के अनुशंसा पर किसी जाति जनजाति को, किसी भी जाति को, किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति ये तय करेंगे कि कौन सी कास्ट एससी कास्ट की लिस्ट में रहेगी, हटाएगी, जो भी करेंगे वो राष्ट्रपति के पास है। ये बात है। अब राष्ट्रपति ये कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली संसद के माध्यम से करेंगे। इसका दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ये काम संसद के माध्यम से किया जाए। देख लीजिए, दूसरा पॉइंट कहता है कि संसद विधि के द्वारा खंडेक के अधीन जारी की गई अधिसूचना, मतलब पहले तो राष्ट्रपति पॉइंट 1 में एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि भाई ये जात है, इसे हम एससी में जोड़ रहे हैं, एससी लिस्ट में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, जो भी है। अब ये किया कैसे जाएगा, तो संसद में वोटिंग के जरिए किया जाएगा। तो यहां पे दूसरा पॉइंट कहता है कि संसद विधि के खंड 1 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में देखिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति, मूलवंश, जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति भाग या समूह को सम्मिलित कर सकेगी या उसे निकाल सकेगी, किंतु जैसा पूर्वोत्तर उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना पर के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यहां पर यह बात लिखी हुई है कि मोटा मोटा पॉइंट यह है कि यह काम राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेंगे, फलानी जाति को एससी का एससी में कंसीडर करना है नहीं करना, और ये काम संसद करेगी। संसद इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं, ये फाइनल डिसीजन लेगी। संसद मतलब हम लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं। ठीक, फाइनली वो तय करेगी, उसके पास ये पावर रहेगा। ठीक है, तो ये संसद के पास पावर है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, ये मैंने पिछली स्ट्रीम में भी बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने जानबूझकर किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की लिस्ट में जोड़ना, घटाना, जो भी आप कहें, वो सब करने की ताकत भारत की संसद को दी है, राज्य सरकारों को नहीं दी है। क्योंकि राज्य सरकारें राजनीतिक कारणों से अनुसूचित जाति की लिस्ट में किसी को भी जोड़ेंगी, घटाएंगी। उस समय ओबीसी नहीं थे, नहीं डॉक्टर अंबेडकर ओबीसी भी लिखते, यहाँ पे केवल एससी एसटी शब्द दिए गए, लेकिन उस समय अगर ओबीसी होती तो वो भी रहती। ठीक, तो राज्य सरकारों को अगर ये ताकत दे देंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर हम राज्य सरकारों को ये ताकत देंगे कि वो एससी की लिस्ट में अमेंडमेंट कर सकें, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल गेन के लिए वो इसका दुरुपयोग करेंगी, किसी को अंदर लेंगी, किसी को बाहर लेंगी। मतलब किसी जनजाति को कह दिया कि हम तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं। मान लीजिए हमने योगी आदित्यनाथ की सरकार को एससी की लिस्ट में अब क्या कर दिया, अमेंडमेंट करने की पावर दे दी। अब वो कल कहने लगे कि हम उत्तर प्रदेश की जाटव जातियों को एससी के लिस्ट से हटा रहे हैं और इन्हें रख रहे हैं, क्या बोलते हैं, ओबीसी। पावर है उनके पास, इस सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। अब सोचिए, मतलब ये कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। पर ये अपने फायदे के लिए कुछ भी करें, क्या कर लोगे आप? अगर इन्हें ताकत दोगे तो ये अपने फायदे के लिए किसी को भी रखेंगे, किसी को डराएंगे। और डरा तो सकते ही है ना, डरा तो सकते हैं ना। वो कह देंगे बेटा हमें वोट करो, नहीं तो हम तुम्हें भी हटाते हैं, जनजाति में से, एससी में से हटाते हैं और ओबीसी में डालते हैं। तो डराने का खेल तो तब भी चल जाएगा। कर भी सकते हैं, डरा भी सकते हैं। इस खेल को थोड़ा समझिए, ये बड़ा गहरा बात है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एससी की लिस्ट में, एसटी की लिस्ट में अमेंडमेंट करने के पावर राष्ट्रपति के माध्यम से भारत की संसद को दिए हैं, ना कि राज्य सरकारों को। और यही पूरा मामला अटका हुआ था आरक्षण के उपवर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का। ठीक है, पंजाब की सरकार यह चाहती थी कि उसे अधिकार दे दिया जाए कि वो एससी की लिस्ट में अमेंडमेंट कर दे, संशोधन कर दे और आरक्षण को 2 भागों में बांट दे, जैसा कि ओबीसी में वो कर सकते हैं।
ठीक। और चिनैया जो जज थे उन्होंने ये तय किया कि भैया आर्टिकल 341 में साफ लिखा हुआ है कि ये पावर केवल भारत की संसद को है, यानी लोकसभा राज्यसभा को राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति के पास है, राज्य सरकारें ये नहीं कर सकती। और यही लिखा भी हुआ है। अगर हम देखें तो ये आर्टिकल 341 के दोनों पॉइंट में यही लिखा है कि राष्ट्रपति के पास पावर है, सीधी बात है। और यहां पे वो राज्यों की परामर्श से ये करेंगे, संसद के माध्यम से होगा, ये भी लिखा हुआ है। और राज्य सरकारों को कोई ताकत ही नहीं है। ये बड़ी सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट को तो इस आर्टिकल 341 में पावर ही नहीं दी गई। अब इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि चिनैया मामले के डिसीजन को बदल दिया और इन्होंने ये कह दिया कि भैया आर्टिकल 341 में स्टेट गवर्नमेंट को भी एससी की लिस्ट में अमेंडमेंट के अधिकार हैं। अब ये इंटरप्रिटेशन अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि ये लिखा ही नहीं है यहां पे। तो अब सुप्रीम कोर्ट भैया से पूछो कि भैया आपने ये किस आधार पे किया, मतलब कहां लिखा है। अगर जैसे हमारे पास कोई आता है, हम कहते हैं एविडेंस बताओ, ऐसे हम चंद्रचूड़ साहब से कहें कि भाई एविडेंस बताइए, कहां लिखा है ये आर्टिकल 341 में, इसमें कहां लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होती है। और नहीं लिखा तो आपने ये इंटरप्रिटेशन लगाई कैसे। भाई दो तरीके हैं, अगर इसमें नहीं लिखा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी एससी की लिस्ट में अमेंडमेंट करने की पावर है, तो संसद संविधान संशोधन करके ये लिख सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट केवल यहां जो लिखा है उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें घटाना बढ़ाना नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत कर दी, इसकी व्याख्या गलत कर दी, ये लिखा ही नहीं है। कल कोई खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब से पूछे कि भैया ये कहां लिखा है, तुम कह रहे हो राज्य सरकारों को भी अनुमति है, तो इसमें लिखा कहां है, बता दो ना मुझे। तो बता ही नहीं सकते क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है ऐसा कुछ। तो फिर इंटरप्रिटेशन कहां से आ गई, पता नहीं कहां से आ गई। पता नहीं कौन से अंग्रेजों के जमाने के दो चार लोगों की किताबें विताबें निकाल कर ये वो करके वहां पे लगा दिए। कुछ एक जज ने तो मनुस्मृति के कोड लगा दिए, मनुस्मृति के अनुसार जातिवाद था नहीं, बाद में बन गया। वो सब वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पूरा एक बड़ा सेक्शन है, ठीक है, बहुत सारा है वो, मतलब पूरा एक 500 कितने पन्नों का ये पूरा फैसला है। उसमें क्या क्या वो मनुस्मृति वगैरह तक के उल्लेख है। वहां पे एक जज है ब्राह्मण, उसने तो लिखे हुए, आप हंस के पागल हो जाओगे। ठीक, ये स्थिति। अमित सर ने भेजा हुआ था मुझे कि देखो सर ये भी है, ये भी पढ़ दो। मैंने कहा अब सर इसे क्या पढ़ूं, मैं सर ही पकड़ दूं, मतलब या तो मैं लीगल पॉइंट पे बात करूं या वो मनुस्मृति के एविडेंस दिए हो कि मनुस्मृति में उसमें क्या बोलते हैं, गीता में लिखा है कि कर्म जो होता है वही वही गपोड़पंथी की बातें कि ये जन्म से होता है और ये पैदाइश के आधार पे नहीं होता, जातिवाद बाद में विकसित, वही सब बातें वहां पे जजमेंट में भी लिखी हुई है वहां पे। ठीक, अब वो मैं यहाँ क्या पढ़ूं, मैं लीगल पॉइंट पे बात करूं कि वो गीता की ज्ञान दे दूं, वो आपको भी पता है वही हरटुन्नी आकर बात करता है, एक जज साहब ने वही अपने वो भी लिखा हुआ है। ये तो स्थिति है। गीता के अनुसार जातियां क्या बोलते हैं कर्म पे है, वर्ण से नहीं है, बाद में बन गई और वही मुगलों ने अंग्रेजों के समय बन गई, यही सब गप्पेबाजी वहां पूरे ये सब भी लिखा हुआ है। ब्राह्मण जैसे कोई बुद्धि, ब्राह्मण की बुद्धि कहाँ चलेगी पता ही है ना आपको। ठीक, ये सब वहां भी लिखा है। अब वो मैं डिस्कस करूं तो ये पूरा मुद्दा ही भटक जाएगा, उसके लिए तो अलग स्ट्रीम ही करनी पड़ेगी, कर देंगे कहीं पर आजाद क्या करेंगे, यहाँ तो अपना वो है भी नहीं इशू। ठीक, पर बता रहा हूं कि ये क्या चल रहा है, आप समझिए बात को कि इस पूरे खेल को समझिए। वहां बाकायदा इसके कोटेशन दिए गए हैं गीता के और इसके उसके फालतू के धर्म ग्रंथ, और जस्टिफाई किया गया कि जातिवाद तो था ही नहीं हिंदू धर्म। तो मैं सिर्फ मानसिकता बता रहा हूं कि इन लोगों के दिमागों में चल क्या रहा है, आप थोड़ा सा समझिए इस बात को। ठीक, अब क्या हुआ कि जो आर्टिकल 341 में लिखा ही नहीं है यहाँ पे इसके स्टेट गवर्नमेंट को एससी की लिस्ट में अमेंडमेंट की पावर। यहाँ पे देखिए दर्शकों, पूरे फैसले में एससी की बात हो रही, एसटी की बात नहीं हो रही। ये जो सब मीडिया चैनल लिख रहे हैं कि एससी एसटी का उपवर्गीकरण है, असलियत में डिसीजन में जो 500 पेज का डिसीजन है उसमें एससी की बात है, एसटी की बात नहीं है। लेकिन परेशानी ये है कि हम ये जानते हैं कि जो चीज एससी पे लागू होगी वो तो ऑटोमेटिक एसटी पे लागू ही हो जाएगी, तो बचना नहीं है। इसलिए इस डिसीजन में केवल एससी की बात हो रही है। ठीक, एसटी के नहीं इन्होंने डिसीजन दिया हुआ है, लेकिन वो ऑटोमेटिक लागू मान लीजिए, क्योंकि जब वो एससी के आरक्षण को तोड़ने तैयार है तो एसटी को थोड़ी छोड़ देंगे। ठीक है, ब्राह्मण देवता है, वो तो पूरा ही नाश करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। ठीक,
तो यहां पे क्या बात हुई कि उन्होंने फाइनली इसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर दी। इसलिए हम कह रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। इसे या तो संसद बदले, संसद में एक बिल लेकर आए, विपक्ष बिल लेकर आए। अब विपक्ष में कौन बैठा है? कांग्रेस। कांग्रेस कौन है? जिसने पूरा कांड शुरू किया था। अब वो क्यों लाएंगे कि भाई ये असंवैधानिक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? वो तो खुद ही मानने को तैयार है संवैधानिक स्थिति। कांग्रेस ही तो शुरू से मान रहे हैं कि आरक्षण का उपवर्गीकरण हो, जबकि आर्टिकल 341 में लिखा ही नहीं। तो वो तो खुद ही असंवैधानिक पॉइंट लेके चल रहे। तो अब मुद्दा ये कि इस मुद्दे को संसद में उठाए कौन? कांग्रेस उठाएगी नहीं, क्योंकि सारी आग उसी की लगाई हुई। बीजेपी तो चाहती है कि आरक्षण बढ़ जाए, न्यायपालिका ने बांट ही दिया, तो बहुजनों की आवाज कौन पहुंचाए? तो असलियत में बहुजन लोग आप अपने नेता ना तैयार करने का दोष भोग रहे हो। आपने जो क्या किया 70 सालों की राजनीति में, एक भी राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी जो आज खड़ी नहीं की, जो संसद में खड़े होकर आपकी बात करे, आज आप उसकी तकलीफें भोग रहे हो। और जो थी उन्हें आपने मिटा लिया। ठीक है, आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज इतनी ताकतवर नहीं है, ना अखिलेश यादव, न नीतीश कुमार, न लालू प्रसाद यादव, कि संसद में खड़े होकर किसी किस्म का बड़ा प्रस्ताव चलवा दें कि यह असंवैधानिक हो गया। उन्हें वो कांग्रेस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है या बाकी की सवर्ण पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और कांग्रेस क्यों चलाएगी? तो मामला यह कि सुप्रीम कोर्ट ने एक असंवैधानिक इंटरप्रिटेशन कर दी। इसे चैलेंज करने का काम संसद में होना चाहिए, पर संसद में कांग्रेस करेगी नहीं। बाकी की इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो हैं, जो बहुजन पार्टियां, भी वो सोच रही हैं कि भाई अभी गठबंधन ना टूटे, आरक्षण का जो हो, पर राजनीतिक लाभ देख रही हैं। तो आपकी बात वहां कोई उठाने तैयार नहीं है। देखेंगे कौन उठाता है, किसकी तरफ से ये पहल की जाती है कि भाई ये डिसीजन असंवैधानिक है। लेट अस सी। चंद्रशेखर आजाद प्राइवेट बिल ला सकते हैं और संसद में मुद्दा उठा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 341 की जो इंटरप्रिटेशन की है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये उनके पास पावर है, ठीक, पर वो क्या करेंगे? या उन्हें इतना पता भी है? वो भी तो एक समस्या है कि भाई हमारे नेताओं को कितनी जानकारी है नियम कायदे कानूनों की। वो भी एक सबसे बड़ी हैंडीकैप हो जाता है ना। भाई सवर्णों के तो बहुत सारे वकील हैं, बहुत बुद्धि हैं, ये अकेला व्यक्ति है, वो क्या क्या करेगा? वो भी तो परेशानी है। वो पूरे सवर्णवादी समाज से थोड़ी लड़ जाएगा। वो भी मुद्दा है, कई इशू। कुल मिलाकर आपकी बात रखने कोई तैयार नहीं। ठीक, ये आज की सूरत हाल है। और ये तब है कि 85% इस देश में SC ST OBC हैं, लेकिन उनके पास एक अपनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। आपके पास कोई नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपको सवर्णों की कांग्रेस या बीजेपी पर ही अपने मुद्दों को उठाने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। आप आज भी मजबूर हो को आपको राहुल गांधी से ये मुद्दा उठवाना पड़ेगा, और कोई कारण नहीं है, जबकि उनकी पार्टी की आग लगाई हुई है, लेकिन उठवाना भी उन्हीं से पड़ेगा। ये जो हैंडीकैपनेस है सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुजन एकता के महत्व को आज भी नहीं समझ पाए। इसलिए आप अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी नहीं कर पाए नेशनल लेवल की आज तक। जबकि इस 15% सवर्णों के पास दो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेशनल लेवल की, कांग्रेस भी और बीजेपी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो यहां पे क्या किया इन्होंने, ये गलत तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया है अभी फिलहाल में, जबकि चिनैया जी ने इसकी सही इंटरप्रिटेशन की थी, पर इन्होंने गलत तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया। और क्या इंटरप्रिटेशन किया, ये देखिए 7 जजों की बेंच है, 5 सवर्ण लोग हैं, एक अकेले गवई साहब को इन्होंने ले लिया, उनको आगे कर दिया और उनके नाम पर ही पूरा मामला कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा देख लीजिए। 7 जजों की संविधान पीठ ने 2 पहलुओं पर विचार किया कि आरक्षण की जातियों के साथ उपवर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, और ईवी चिनैया मामला आंध्र प्रदेश राज्य जो मामला था, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 341 के तहत अनुसूचित जातियों का समरूप समूह है और उन्हें आगे उपवर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इस पर इन्होंने विचार किया। ठीक है, फिर क्या हुआ ये देख लीजिए। पीठ ने इस मामले में 3 दिनों की सुनवाई के बाद 8 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, और उसके बाद फाइनली इन्होंने कह दिया कि उपवर्गीकरण अनुच्छेद 14 और आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं करते हैं, CJI ने कह दिया। अब क्यों नहीं करते हैं पता नहीं। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी परेशानी है। और दूसरा, उपवर्गीकरण उल्लंघन नहीं करते, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को आप पावर कैसे दोगे? आर्टिकल 341 में
क्या बोलते हैं एससी लिस्ट में अमेंडमेंट करने की। ये पावर आपने कैसे दे दी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। उपवर्गीकरण है या नहीं ये तो नहीं लिखा वहां पे आर्टिकल 341 में, लेकिन आर्टिकल 341 क्लियर कट सेंटर गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि वही 80 की लिस्ट में अमेंडमेंट करेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट गलती कहां कर गया कि उसने ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये उनके पास है ही नहीं। और यही बात बेला एम त्रिवेदी ने, जो एक महिला जज थी, उसने यही बात कही हुई थी कि आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं जिसके आगे चलकर खराब रिपरकशन होंगे। आगे देखिए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी जस्टिस मिश्रा के साथ लिखे गए एक निर्णय में ऐतिहासिक साक्ष्य का हवाला दिया, जिसमें पता चला कि अनुसूचित जाति समरूप वर्ग नहीं है। ठीक है, और ये सब बातें करी, और आगे वो कहते हैं कि देखिए साथ ही उप वर्गीकरण का सिद्धांत अनुच्छेद 300 देखिए 41.2 का उल्लंघन नहीं करता। ये तो ठीक समझ में आया। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 14 और 16 ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को उपवर्गीकरण से रोकता हो, यहां तक भी ठीक है। लेकिन ये जो शक्ति दे रहे हैं ना राज्यों को, वहां परेशानी खड़ी हो जाती है। ठीक है, राज्य अधिक पिछड़े वर्गों को अधिक तरहीज दे सकते हैं। ये जो पूरा मामला है ना, यहां परेशानी है कि उपवर्गीकरण का आधार राज्यों के द्वारा मात्रात्मक प्रदर्शन डेटा के उचित ठहराना चाहिए, जिसका उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक सुविधा के अनुसार ये काम नहीं करेंगे, उनका निर्णय पुनर्विचार के लिए रहेगा। राज्य अधिक पिछड़े वर्गों को अधिक तरहीज दे सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 341 जो कि केवल राष्ट्रपति के पास ये पावर है एससी की लिस्ट में किसी किस्म के चेंजेस करने की, इन्होंने क्या किया, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, और यहां से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति पैदा हो गई है। ठीक है, गवई साहब कह रहे हैं, गवई साहब ने कह दिया कि भाई वो भी सहमत हैं और ये सारी बातें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई राज्यों का एक कर्तव्य है कि पिछड़े वर्गों को तरहीज देना चाहिए, और ये सब बातें बता रहे हैं कि पिछड़े वर्ग में कुछ ही जातियां आनंद ले रही हैं। ये सब मैंने कल भी पढ़ा हुआ था, ये सब बातें। बाकी की आर्टिकल 341 के बारे में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चिरैया मामले में त्रुटि हो गई थी और अनुच्छेद 341 आरक्षण का आधार, अनुच्छेद 341 केवल आरक्षण के उद्देश्य से जाति की पहचान से संबंधित है। उपवर्गीकरण का आधार ये है कि बड़े समूह अधिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं। ये सब बातें ये करते जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इन्होंने फिर राज्य सरकारों को ये पावर दे दी है कि राज्य सरकारें क्या कर सकें, इसका उपवर्गीकरण कर सकती हैं। ये एक समस्या है। जस्टिस विक्रमनाथ ने भी कहा कि सहमत है कि ओबीसी के क्रीमी लेयर पे जोर दे रहे हैं विक्रमनाथ। ठीक है, पंकज मित्तल भी हैं, इन्होंने भी तमाम सारी बातें बताई हुई हैं कि भाई वही सब घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। सतीश चंद्र शर्मा जी भी हैं, ये भी बात कह रहे हैं। बेला एम त्रिवेदी हैं, इन्होंने असहमति दर्शाई थी। वो कह रही थी कि बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि अनुच्छेद आर्टिकल 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बेला एम त्रिवेदी ने कहा। संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है। उपवर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा। अनुच्छेद 41 का उद्देश्य एससी एसटी सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। अब देख लीजिए, ये बेला एम त्रिवेदी कह रही है कि वास्तव में उपवर्गीकरण के अधिकार केवल राष्ट्रपति को हैं, केंद्र सरकार को हैं, राज्य सरकारों को ये नहीं है, और इस आधार पे वो उपवर्गीकरण को असंवैधानिक बता रही है कि ये आप नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट को उपवर्गीकरण के अधिकार नहीं दे सकते। आगे वो ये भी कहती हैं कि त्रिवेदी कहती हैं स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या के नियमों को ध्यान में रखा जाए। बेला एम त्रिवेदी ने वही कहा जो हम भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 341 में स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि वो एससी की लिस्ट में कोई चेंज कर सके। ये हम आपको दिखा चुके हैं। ठीक, बेला एम त्रिवेदी भी यही ऑब्जेक्शन उठा रही हैं जो हमारे ऑब्जेक्शन है। ठीक, और इस चीज को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा, और उन्होंने उपवर्गीकरण की बात तो आर्टिकल 341 में नहीं लिखी है, तो सही है, लेकिन आर्टिकल 341 में जो एससी लिस्ट है उसमें अमेंडमेंट की पावर राष्ट्रपति को, इन्होंने वो पावर उठा के स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। अब यहां से कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक खड़ा हो गया। वो डेडलॉक ये है कि सुप्रीम कोर्ट पावर दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को एससी की लिस्ट में अमेंडमेंट करने का, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता नहीं, वो तो राष्ट्रपति के पास है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट कर भी दे तो लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे, वो कहेंगे कि अरे भैया ये तो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया, ये तो केवल राष्ट्रपति के पास है। तो अब ये डेडलॉक बनेगा, ये विवाद का विषय बनेगा, और आगे चलकर इस पे लड़ाइयां होंगी, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक, कि इस काम को आप कर सकें। तो अब ये कैसे होगा भाई? इसके होने का दो तरीके थे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 341 में अमेंडमेंट करती, संशोधन करे और लिख दे कि राज्य सरकार को भी अनुमति है, तो हो सकता है। ठीक,
और नहीं तो आज की स्थिति में ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देने की बात ये फैसले में ये जज लोग कर रहे हैं। ये थोड़ी समस्या खड़ी हो गई यहाँ पे। इस तरह से इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक बात की। और मैंने वहां भी कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने पावर राष्ट्रपति को दी है एससी लिस्ट में चेंज करने की। वो जानबूझ के राज्य सरकारों के पावर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि राज्य सरकारें भ्रष्ट बेईमान है, वो जब छोटे मोटे राजनीतिक दबाव में किसी को भी एससी लिस्ट में शामिल कर लेंगे। मतलब महाराष्ट्र में आप मान के चलिए मराठाओं को एक झटके में एससी बना देंगे अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे। ये है परेशानी। तो सारे ही एससी बन जाएंगे फिर तो। अभी उप वर्गीकरण की पावर दोगे, यानी एससी लिस्ट में चेंज करने की पावर दोगे, कल वो सबको उठाकर एससी में बना देंगे। मतलब ओबीसी गायब भी कर दें, सब एससी में, जो उदम करे उसे एससी में डाल दो। इनके बाप का क्या जा रहा है, कौन से इनके आरक्षण कट रहे हैं, ये परेशानी है इसमें। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ये ताकत उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को कभी देना नहीं चाहते थे। ये एक डॉडलॉक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐसी ग्रे एरिया में मामला डाल दिया है जो आगे चल के कई परेशानियां खड़ी करेगा। ठीक, राष्ट्रपति सूची के भीतर किसी भी उपवर्ग के लिए कोई भी तरीज व्यवहार उसी श्रेणी के अन्य वर्ग के लाभों से वंचित कर देगा। वेला एम त्रिवेदी ये भी कह रही है कि अगर एससी लिस्ट में कोई भी उपवर्गीकरण करोगे तो एससी में ही दूसरे जातियों के साथ भेदभाव हो जाएगा। ये बहुत गहरी बात इन्होंने कही कि अगर आप एससी की लिस्ट में किसी को प्रेफरेंस दोगे और किसी को नॉन प्रेफरेंस दोगे तो बाकियों के साथ भेदभाव हो जाएगा। जबकि एससी लिस्ट में जितने भी एससी हैं वो सारे वो लोग हैं जिनके साथ भेदभाव होता रहा। ठीक, तभी वो एससी की लिस्ट में। अब आप कहो एक के साथ ज्यादा दूसरे के साथ कम, तो ऐसा कोई एससी की लिस्ट में कुछ ऐसी बात नहीं। एससी की लिस्ट में इकट्ठे सबको एक साथ रखा गया है। जिन जिन समाजों के साथ भेदभाव होता था समाज में, उनको इकट्ठा रखा गया। ये बेला एम त्रिवेदी ये कहने की कोशिश कर रही हैं और बिल्कुल सही बात यहां पे कह रही हैं। ठीक, कार्यकारी या विधायी शक्तियों के अभाव में राज्य के पास जाति के उप वर्गीकरण करने और सभी एससी के लिए आरक्षित लाभों को उप वर्गीकृत करने की कोई क्षमता नहीं है। आगे बेला एम त्रिवेदी ये भी कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास तो एग्जीक्यूटिव पावर ही नहीं है काम करने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या राष्ट्रपति के पास है। आप बोल भी दोगे तो ये कैसे करेंगे। राज्य को ऐसा करने की अनुमति देना शक्ति के रूप रंग प्रयोग की अनुमति देना हो जाएगा। वो कहती हैं अगर राज्य सरकारों को ऐसी शक्ति भी दे रहे हो तो वास्तव में ये एक प्रकार की अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है, रूप रंगी स्थिति, कॉस्मेटिक कंडीशन दिख रही है, प्रैक्टिकल नहीं दिख रही है। ठीक, ये बात उन्होंने तब भी कह दी थी। अब दर्शकों इसमें हमारे ऑब्जेक्शन क्या है। आप कहेंगे कि भाई हम क्या बात कह रहे हैं। हमारे ऑब्जेक्शन ये है कि अभी 15 दिन पहले जब बिहार सरकार ने कुछ जातियों को ओबीसी से एससी में डाला तो यही दत्तू साहब की बेंच थी, वो ये कह रही थी कि आर्टिकल 341 में स्टेट गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने की पावर नहीं है। और मात्र 15 दिन बाद ये सब कैटेगराइजेशन के फैसले में यही दत्तू साहब वाली और सीजीआई वाली बेंच ये कह रही है कि आर्टिकल 341 में स्टेट गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने के पावर है। भाई ये क्या चल रहा है इस देश में। तो 15 दिन पहले कुछ और बात कह रहे थे। मतलब बिहार सरकार कुछ जातियों को एससी बना रही थी तो कह दिया था नहीं 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 आप ये नहीं कर सकते। और ये लोग जब आरक्षण को बांटना चाह रहे हैं तो कह देते हैं हाँ भाई आर्टिकल 341 में स्टेट गवर्नमेंट डिवीजन कर सकती। तो इनके फायदे होंगे तब डिवीजन हो जाएगा, इनके फायदे नहीं होंगे तो डिवीजन नहीं होगा। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। और ये दोहरा चरित्र और दोगला चरित्र ये लाते कहां से मुझे समझ में नहीं आया। कई जगह दिखाई देता है, यहां पर भी विचित्र स्थिति है। देख लीजिए अभी 15 दिन की बात है, देख लीजिए ये देखिए ये 7 है 24/7/16। ठीक, अभी की बात हो रही। क्या फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के ईबीसी समुदाय को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी जो है, को एससी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। मामला यह है कि नीतीश कुमार ने कुछ जातियों को ओबीसी से उठाकर एससी में डालने का एक प्रस्ताव रखा तो लोग कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को तो एससी लिस्ट में अमेंडमेंट की पावर ही नहीं। तो फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये दत्तू साहब जो थे, दत्तू हैं विक्रमनाथ जो थे, ये जज थे, इन्होंने ही अभी 14 दिन पहले ये कहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को एससी लिस्ट में अमेंडमेंट करने की शक्ति नहीं है आर्टिकल 341 के तहत। अभी 15 दिन पहले ही इन्होंने डिसीजन दिया था। 15 दिन बाद अब ये नया डिसीजन आ गया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि मतलब जब इनकी सुविधा होगी तब ये आपको पावर दे देंगे, जब सुविधा नहीं होगी तब पावर छीन लेंगे। बड़ी विचित्र स्थिति। जब नीतीश कुमार ये कर रहे थे
तो नियम अलग था। जब ये कर रहे हैं, पूरे समाज को बांट रहे हैं, तो नियम अलग है। मतलब वही आर्टिकल 341 की 2 व्याख्याएं 15 दिन के अंदर इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने की हैं। जब हमारे बहुजन नेता, कोई बहुजन नायक कुछ करना चाहता है समाज के लिए, तो खारिज कर देते हैं। और जब ये समाज बांटना चाहते हैं वही आर्टिकल 341 में, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने को तैयार है। तो ये बड़ा विचित्र है, ये दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। और मैं कहता हूं कि भाई, सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोगों को अपने खुद के न्यायिक निर्णयों के इस पराभाव को, जो हम देख रहे हैं, डिफ्लेशन इन जुडिशियल डिसीजंस, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। भाई आप खुद देखो ना भैया, 15 दिन बाद क्या कह रहे थे। अभी 15 दिन पहले नीतीश कुमार के फैसले को आपने आर्टिकल 341 में ये कहते हुए चेंज कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को एससी लिस्ट में चेंज करने की अनुमति नहीं है। और अभी 15 दिन के बाद आपने सब कैटेगराइजेशन पे कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 341 में ये शक्ति है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि ग्राउंड कहां है भाई। 15 दिन पहले जो कहा था वो तो लिखा है आर्टिकल 341 में कि स्टेट गवर्नमेंट को एससी लिस्ट में अमेंडमेंट की पावर नहीं है। लेकिन अब जो 15 दिन बाद आपने इंटरप्रिटेशन की है, लिखा कहां पे है? वहां पे तो लिखा तो है ही नहीं, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो आप ये देखिए कि ब्राह्मणवादी लोग, यानी ब्राह्मणों का न्याय ये है कि अपनी सुविधा से जैसे चाहे न्याय कानूनों की व्याख्या करिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू देयर फिजिबिलिटी। ये पूरा सिस्टम इस समय 10 सालों से चल रहा है, और ये एक जगह नहीं है, कई जगह। मैं भी नीचे और भी दिखाता हूं कि कैसे ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए अलग व्याख्याएं हैं और ओबीसी आरक्षण के लिए अनुमति नहीं है। वो आपको नीचे दिखाता हूं। ठीक, आगे देखिए क्या कह दिया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को बिहार सरकार के 2015 में जारी किए गए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल समुदायों को अनुसूचित जाति यानी एससी में शामिल दूसरे समुदायों के साथ मिलाना था। ठीक, तो इन्होंने खारिज कर दिया। क्या कह दिया इन्होंने, देख लीजिए। ठीक, कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव करने का कोई क्षमता या शक्ति नहीं है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने ये अभी थोड़े दिन पहले, यानी 15 दिन पहले ये डिसीजन दिया। 15 दिन पहले ये नीतीश कुमार की सरकार से ये कह रहे थे कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि आर्टिकल 341 में अमेंडमेंट करे। ठीक है, और ये सही भी था, ऐसे ही लिखा है आर्टिकल 341 में। 15 दिन के बाद ये अब इन्होंने स्टैंड अपना चेंज कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल 341 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने की पावर है, उनके पास शक्ति है। बेला एम त्रिवेदी ने इस पे ऑब्जेक्शन भी उठाए थे कि ये नहीं है, गलत बात कह रहे हो, माने भी नहीं। बाकी के 5 आदमी लोग एक हो गए, महिला की बात इन्होंने मानी नहीं। वो सही बात कह रही थी महिला, उसकी बात इन्होंने मानी नहीं और ये कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा कर दिया। अब ये पूरा मामला गफलत में चला जाएगा, लोग केस लगाएंगे कि भाई ये गलत हो गया, और ये लंबे समय तक ये नए विवाद में ये केस चलता है। मुझे लगता है जानबूझ के उन्होंने ये कर दिया ताकि आरक्षण मिले ना मिले, लेकिन लोग केस लगाएंगे तो वो रिव्यू के नाम पर इस पूरे के फैसले को फिर ले लेंगे, फिर 2, 5, 10 साल चला देंगे इसे, तो फंसा रहेगा, किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, सर फुड़ा लो। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी वोट ले लेंगी और मिलना जालना कुछ है नहीं, क्योंकि आपने एक फैसले में गलती दे दी, उस गलती के रिव्यू के नाम पे और 10-5 साल तक अब इस केस को आगे चलाते रहोगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए आगे क्या स्थिति। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ये फैसले सुविधा के अनुसार देते हैं। जब नीतीश कुमार ये चाह रहे थे तो नहीं करना चाह रहे थे 341 में, और जब ये खुद बंटवारा करना चाह रहे हैं तो उसी 341 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं। ये है ब्राह्मणों का दोहरा न्याय, सुविधा, मौका, परिस्थितियों के अनुसार अजीब सा न्याय। और ये एक जगह नहीं है, नीचे और देख लीजिए। ठीक है, तो ये इन्होंने फैसला कर दिया आर्टिकल 341 के बारे में, यह भी फैसला इन्होंने दिया था। थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूं। ठीक, हाँ, अब ये देखिए थोड़ा सा मैं ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की तरफ ले जाता हूं आपको थोड़ा सा, कि वहां क्या बात हुई थी। ठीक, चलिए सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन की साइट पे चलते हैं और वहां हम देखते हैं कि क्या था। देखिए ये कह रहे हैं आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 7 नवंबर 2022 की खबर है, उन्होंने ये कह दिया था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण सही है। उन्होंने ये फैसला दिया, ये तो आपको पता ही होगा। अब उस आर्थिक आधार पर आरक्षण के फैसले से क्या हो गया, एक मामला गड़बड़ हो गया। मामला ये गड़बड़ हो गया कि बात ये थी कि आरक्षण की कुल सीमा, इंदिरा साहनी मामले में यह तय की गई थी कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती।
जब इन्होंने सवर्णों को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया तो आरक्षण की कुल सीमा जो 49.9% थी उससे बढ़कर 10% और बढ़ गई, मतलब 50% से ऊपर हो गई, ऑलमोस्ट 60% हो गई। अब आरक्षण की सीमा की लिमिट क्रॉस हो रही थी। जब सवर्णों को आरक्षण देना था तो आरक्षण की सीमा जो है क्रॉस होके 50% से ऊपर जा रही थी। तो इन्हीं ब्राह्मणवादी जजों ने कह दिया हाँ भैया ये सही है, इसमें कोई गलती, एक्सेप्शन बन सकता है। अब जब आरक्षण की सीमा का सिद्धांत टूट गया, वो ऑलमोस्ट 59.9%, 59.5% के ऊपर पहुंच गई, मतलब 60% के ऊपर पहुंच गई, तो लोग कोर्ट गए। मध्य प्रदेश में लोग कोर्ट गए। मध्य प्रदेश में लोगों ने कहा कि भाई ओबीसी आरक्षण भी बढ़ा दो, 15% से 27% कर दो। तो फिर इन न्यायपालिका ने फिर अलग स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है, ओबीसी और अन्य आरक्षणों के लिए आरक्षण की सीमा 50% ही रहेगी। दर्शकों अब आप ध्यान दीजिए, मतलब ये दोहरे चरित्र मुझे बताइए, सवर्णों को आरक्षण देना हो तो आरक्षण की सीमा तोड़ के 50% के ऊपर 60% तक ले जा सकते। ओबीसी को आरक्षण देना था मध्य प्रदेश में, तो कह दिया नहीं नहीं नहीं, ओबीसी आरक्षण के लिए आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई सकती, 50% में ही कर लो, किसी को कुछ भी कर लो। ये दोहरा जो चरित्र है, न्याय की ये दोहरी धार है, ये आपको एक जगह नहीं दिखती। इन 10 सालों में हमें बार बार ये दिखता है कि यार अजीब है, अजीब सी स्थिति है। नीट मामले में देख लो, पूरा नीट मामला सामने दिख रहा है, भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा नहीं, जांच नहीं करेंगे, पेपर भी कैंसिल नहीं कर, खुलेआम गुजरात से भ्रष्टाचार हुआ, सबको पता है, नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं वो, इन्होंने उसमें फैसला दिया हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड में, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फर्जी है, खराब है। तो लोगों ने कोर्ट में कहा आप जांच कर दो, जिसने फर्जी पैसा लिया बीजेपी वगैरह पे, कहते जांच नहीं करेंगे। अभी फैसला दे दिया नहीं करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पे जांच। यार अजीब हो यार आप, भाई ब्राह्मणों के न्याय भी बड़े विचित्र होते हैं। जब खुद ही कह रहे हो फर्जी है तो जांच करके सजा दो बीजेपी वालों को, जो जिसने भी पैसे खाए इलेक्टोरल बॉन्ड में, जांच नहीं करेंगे भाई। तो आप ब्राह्मणों के न्याय को देखिए, इस न्याय तंत्र को देखिए और इस न्याय के मजाक को भी देखिए कि अब ये कह रहे हैं कि मामला यहां पे फंस गया कि बहुमत से आगे पाया गया कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करें। इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन संवैधानिक है। यहां पे ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी सवर्णों को आरक्षण देते समय इन्होंने कह दिया कि भैया 10% आरक्षण देने पर जो 50% से ऊपर आरक्षण की सीमा जा रही है वो संवैधानिक है, वो संविधान के अनुसार है। 3 न्यायाधीशों ने माना कि 50% की सीमा लचीली है, असाधारण परिस्थितियों में इसका उल्लंघन किया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पाया कि 50% की सीमा केवल सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर लागू होती है, सभी प्रकार के आरक्षण पर नहीं। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण देते समय सवर्णों को इन्होंने क्या कहा, 50% से ज्यादा आरक्षण हो सकता है, ये लचीला है। ठीक है, ये इससे संविधान का उल्लंघन भी नहीं होता। ठीक, फिर उन्होंने नीचे ये भी लिख दिया कि ये केवल 50% की सीमा केवल सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर लागू होती है, सभी प्रकार के आरक्षण पर लागू नहीं होती। अब सभी प्रकार के आरक्षण पर लागू नहीं होगी, केवल सवर्णों को देने वाले आरक्षण के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है, सभी प्रकार के आरक्षण पर लागू नहीं होगी। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े आरक्षण पर लागू होगी। तो लोगों ने कहा भाई सबको तो नहीं मिलेगी, चलिए ओबीसी वाले चले जाए। अब मध्य प्रदेश में जो उस समय कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया। भाई मध्य प्रदेश में ओबीसी जाति की जनसंख्या ज्यादा है, आरक्षण 15% मिलता है, उन्होंने आरक्षण उठा के 27% कर दिया। अब देखिए वहां तुरंत पलटी मार ली। क्या पलटी हो गई देख लीजिए, लाइव लॉ की वेबसाइट पर आते हैं, देखिए अब यह मामला गया क्या, 23 अगस्त का है, 14 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 50% की सीमा से अधिक ओबीसी के लिए 27% आरक्षण वाली नियुक्ति पर रोक लगा दी। ईडब्ल्यूएस को सवर्णों को आरक्षण देना था तो 50% की सीमा पार की जा सकती है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण देना था मध्य प्रदेश में जो कि 50% से ऊपर जा रहा था, यानी सवर्णों की सीटों में जा रहा था, तो उन्होंने नियुक्ति पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा यह असंवैधानिक हो गया। आगे देख लीजिए। ठीक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में पिछड़े वर्ग ओबीसी 27% आरक्षण से संबंधित नियुक्ति पर रोक लगा दी है, जो 50% आरक्षण की सीमा से अधिक है। यह देख लीजिए। ठीक, ये देख लीजिए, याचिका के बाद आया जिसमें संविधान उल्लंघन से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को उजागर किया गया था। अब ये इनकी स्थिति हो गई। ठीक,
अब क्या हुआ कि जब ये मामला चल ही रहा था मध्य प्रदेश में, तो लोग कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा भाई ये आपका डिसीजन गलत है हाई कोर्ट में। क्यों गलत है? क्योंकि इस डिसीजन में कोई भी ओबीसी न्यायाधीश नहीं है। तो लोग ये जो फैसला लिया कि ओबीसी की सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि असंवैधानिक है, तो लोग कोर्ट गए। और कोर्ट में गए, उन्होंने कहा भाई इसमें कोई ओबीसी न्यायाधीश तो बैठा ही नहीं है। तो अब देखिए मध्य प्रदेश ओबीसी कोर्ट, देखिए मध्य प्रदेश ओबीसी कोटा, हाई कोर्ट ने ओबीसी अनारक्षित श्रेणी के न्यायाधीश बिना तटस्थ विशेष पीठ की याचिका खारिज कर दी। मध्य प्रदेश न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे से संबंधित पीठ के दोनों न्यायाधीशों को किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से इंगित करने में असमर्थ रहा। तो लोग कोर्ट गए, उन्होंने कहा भैया ये फैसला सुना दिया, इसमें कोई ओबीसी जज तो है ही नहीं और ओबीसी का आरक्षण खारिज कर दिया आपने। तो उन्होंने कहा नहीं भैया ये हो नहीं सकता, वो तो नहीं है ओबीसी, और उस याचिका को खारिज कर दिया। तो मतलब सवर्ण सवर्ण बैठ गए। ओबीसी के आरक्षण को 27% करना था तो कह दिया कि भैया आरक्षण की सीमा तो 50% है, वो बदली नहीं जा सकती। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना था, सवर्णों को आरक्षण देना था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण देना था, तो वहां कह दिया आरक्षण की सीमा लचीली है, ले लो तुम 50% ज्यादा 60% कर लो। अब ये ब्राह्मणों का न्याय है। अब इस पे आप हंस सकते हो, इस मजाक पे आप रो सकते हो। और लोग कोर्ट में गए कि भाई एक ओबीसी जज तो बिठा लेते, तो उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं बिठाएंगे, वो भी खारिज कर। ये भी देख लीजिए। तो मतलब ओबीसी जज भी नहीं बिठाएंगे, ओबीसी के संदर्भ में फैसला भी देंगे, और ओबीसी की सीमा को बढ़ाएंगे भी नहीं, लेकिन सवर्णों की सीमा बढ़ा देंगे। यार विचित्र है, बड़ा अजीब है। अब इसमें मतलब आप बताइए मैं क्या बोलूं, इस न्याय का मैं क्या करूं, और इस न्यायिक व्यवस्था पे और न्यायाधीश महोदयों पे, क्योंकि हमारी सबकी बोलने की एक सीमा है, हम आलोचना समीक्षा भी एक सीमा तक ही कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, हम क्या करें। और ये दर्शकों यही नहीं खत्म हुआ कि मध्य प्रदेश के ओबीसी कोटा बढ़ा, नीतीश कुमार ने अभी जब आरक्षण दिया तो उसे भी रद्द कर दिया। आगे देख लीजिए, ये 30 जुलाई 2024 की अभी की खबर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कोटे में बढ़ोतरी को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अभी आपको पता ही था कि बिहार सरकार ने जो टोटल आरक्षण है वो 65% कर दिया था, तो वहां के पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टे देने से मना कर दिया। अब आप बताइए आप क्या करें। मतलब नीतीश कुमार आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करें तो यह संवैधानिक हो जाएगा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ये करे हाई ओबीसी के लिए तो असंवैधानिक हो जाएगा। लेकिन सवर्णों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा देते समय आरक्षण की सीमा 60% हो जाए तो असंवैधानिक नहीं होगा। यह सही है, तब लचीला है। अब आप क्या करोगे बताओ मुझे। यही स्थिति अभी आर्टिकल 341 में। आर्टिकल 341 में 15 दिन पहले नीतीश कुमार से कह रहे थे नहीं भैया स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है, आप एससी की लिस्ट में किसी ओबीसी वाले को नहीं जोड़ सकते। और अब 15 दिन बाद कह रहे हैं कि नहीं भाई स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, वो एससी की लिस्ट में सब कैटेगराइजेशन आर्टिकल 341 में कर सकती। तो आप इस पूरे खेल को समझिए। मतलब ये चल रहा है न्यायपालिका में, ये मजाक चल रहा है, ये न्यायिक पराभाव, दोहरा चरित्र, दोहरे न्याय। ब्राह्मणों की हमेशा दो मुंह या दोगले मुंह ये भी कह सकते हैं, ठीक है। दोहरे निर्णय। ओबीसी एससी एसटी के लिए नियम अलग हैं, सवर्णों के लिए नियम अलग है। जब सवर्णों को आरक्षण देना हो तो सारी सीमाएं, छूट और नियम शिथिल हो जाते हैं। एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देना हो तो नियम बदल जाते हैं। ये इसका पूरा सार। तो ये दर्शकों आज की स्ट्रीम है। उम्मीद करता हूं आपने इसका आनंद उठाया होगा, ब्राह्मणों के इस न्याय का आपने आनंद उठाया होगा जो पिछले 10 साल में चल रहा है। और आप इस पे अपने विचार रखिएगा। आप क्या सोचते हैं इस दोहरे न्यायिक चरित्रों पे, दोहरे मानदंडों पे, ड्यूअल पैरामीटर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप मुझे बताइएगा इसमें। अभी मैं कुछ और मुद्दों पे भी खुलासा करूंगा, एक एक पॉइंट आपके सामने लेकर आऊंगा कि कैसे आप इन पे विश्वास नहीं कर सकते। प्लीज डोंट बिलीव इन इट। हमारे बहुजन साथियों से कहूंगा यार ये देख लो, मतलब ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे अलग सारी छूट दे देते हैं, ओबीसी जाता है तो मना कर देते हैं, बाकी सबके लिए मना कर देते हैं। आप अगर इनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये आरक्षण को बांट रहे हैं इसलिए ताकि कोई एससी समाज के कमजोर वर्गों का फायदा होने वाला है, तो यार इतने भोले मत बनो, ठीक, इतने भोले मत बन जाना।
इतने बेवकूफ भी मत बनो, बोले तो दूर की बात है, इतने बेवकूफ मत, इनके झांसों में मत आओ, ठीक है। हमें आपस में नहीं लड़ना, नौकरी वोकरी तो निकाल भी नहीं रहे, मिलना जलना कुछ है नहीं, आपस में सर्वर फोड़ के कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारी राजनीतिक पार्टियां ही बची रहें उतना ही बहुत है, कम से कम हमारी आवाज उठाने वाले लोग तो रहेंगे। अगर हम लड़ बैठे और यही बीजेपी कांग्रेस में हम पहुंच गए और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो गई या उनकी ताकत खत्म कर दी, तो आपकी बात सुनेगा कौन और आपकी बात उठाएगा कौन और आपकी तरफ से बोलेगा कौन? याद रखना, जब हाथरस में वाल्मीकि समाज की बच्ची को जलाया गया था ना, तो ये चंद्रशेखर ही गए हुए थे, ठीक, इन्होंने ही आवाज उठाई थी, और ये वही चमार जाति से हैं। तो वाल्मीकि वाले ये ना सोचें, पंजाब में वाल्मीकि समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये चमार रविदासियों ने उनका आरक्षण खा लिया, तो उत्तर प्रदेश में वही चमार जाति का नेता आपके हक में आवाज उठा रहा है, क्योंकि आपके पास कोई नेता ही नहीं है ना। तो हमारी एससी एसटी ओबीसी जो वर्ग हैं, हम समूह में उन्हीं को माने, आपस में लड़कर और अपने नेताओं को नए बनाकर पुरानों को बांटकर कुछ नहीं होने वाला। आपकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। आपको मजबूत ताकतवर बड़े नेता की जरूरत है जो आपकी आवाजें उठा सके, ठीक। नहीं तो ये होगा कि कुटोगे पिटोगे और संख्या बल में कम रहोगे और आपका वो छुटभैया नेता उसकी कोई सुनेगा नहीं, फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा? संगठित रहोगे, एक रहोगे, ठीक, और राजनीतिक रूप से अपनी पार्टियों के रूप में भी व्यक्त रहोगे, तो आपकी बात सुनेगा। सुनेंगे नहीं, एटलीस्ट डरेंगे तो सही कि आपकी राजनीतिक पार्टी ऊधम हो जाएगा, ठीक। इसलिए छोटे लालच में मत आओ, मैं ये कहता हूं, कुछ मिलना जुलना नहीं है, लालच में मत आइए। डोंट फॉल इन ट्रैप, इस जाल में बिल्कुल मत फंसिए, ठीक, इस चीज को समझिए। हाँ बिल्कुल, लॉरेंस जी लिख रहे हैं कि इसका पीपीटी मैं सबके डाल दूंगा। आप लोगों को जो भी पीपीटी चाहिए पड़ता है आप मुझे मैसेज कर दिया करिए इंस्टा पे, यहाँ पे, तो मैं डालता जाऊंगा वहां पे, ठीक। जो जिसको ये डिटेल में जानना है, मैं सारी चीजों की पीपीटी वहां डाल दूंगा। ये सब आप लोगों के लिए है, और मैं चाहता हूं आप इसे निश्चित रूप से पढ़िए, ये शेयर करिए, पर्सनल देखिए। और जो ये पीडीएफ होता है उसमें से मैं तो 2-4 पॉइंट यहाँ पे पढ़ता हूँ, डिटेल में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ये पूरे आर्टिकल्स मैंने कुछ नहीं तो इसमें बहुत सारे पेज होंगे जो उसमें मिलेंगे। तो जब आप पीपीटी लोगे तो आपको बहुत सारा डिटेल मिलेगा, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, सब डिटेल में मिलेगा। तो वो आप इन पर्सनल पढ़ोगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। यहाँ पे स्ट्रीम में तो मैं कुछ ही पॉइंट पढ़ता हूँ, की पॉइंट्स, और उतना ही खत्म करता हूँ। डिटेल में पीपीटी में पूरा डिटेल होता है, तो ये सारी चीजों के पीपीटी में डाल दूंगा, पिछली स्ट्रीम के भी, इस स्ट्रीम के भी। आप पर्सनली रीड करिए, खुद अपने विचार बनाइए, खुद देखिए वहां क्या लिखा हुआ है, ठीक, और अपने खुद के ऑब्जर्वेशन बनाइए। बहुजन समाज को खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखना पड़ेगा, हर मुद्दे पर अपनी खुद की राय ये बनाना सीखिए। हैंडीकैप मत रहिए, किसी के निर्भर मत रहिए, खुद सब कुछ करना सीखिए। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हमारे मुद्दों में हमारे खुद के पर्सनल इंटरेस्ट तभी आएंगे जब हम खुद से मेहनत करना भी सीखेंगे, ठीक। चलिए, तो ये पूरा मामला है आज का।